देखिए क्वेश्चंस, ए फ्री पिच बॉल ए ऑफ मास 8 ग्राम। बेटा एक बॉल दे रखा है, ठीक है, ये बॉल ए है जिसका मास दे रखा है, बच्चा कितना दे रखा है, 8 ग्राम दे रखा है, ठीक है। इस पर चार्ज दे रखा है, इसी बॉल पर चार्ज दे रखा है 5 × 10⁻⁻8 कूलम। कह रहा है दूसरी जो बॉल है, व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट शुड बी गिवन टू द सेकंड पिच बॉल फिक्स 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मल बॉल। दूसरी बॉल जो ली है वो 5 सेंटीमीटर नीचे जाके ली है हमने, पहली बॉल से 5 सेंटीमीटर नीचे जाके हमने दूसरी बॉल ली है, ठीक है। ये ली हमने दूसरी बॉल 5 सेंटीमीटर नीचे जाके ली है, ठीक है। ये वाली बॉल जो होगी, इस पर पूछ रहा है कि क्या चार्ज दिया जाए कि ये वाली जो बॉल है ये स्टेशनरी हो जाए। कैसी हो जाए? स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब समझते हो? रेस्ट में हो जाए। क्या हो जाए बेटा? स्टेशनरी का मतलब रेस्ट में हो जाए। अच्छा बताओ रेस्ट में कब होगी? जब होगी जब उस पर नेट फोर्स 0 होगा, तभी तो होगा, ठीक है। अब रेस्ट में या इक्विलिब्रियम बोल सकते हो, रेस्ट को क्या बोल सकते हो? इक्विलिब्रियम बोल सकते हो, ठीक है भाई। क्या हो जाए? रेस्ट में हो जाए या इक्विलिब्रियम हो जाए तो नेट फोर्स 0 होगा। चलो ठीक है। तो इस वाली बॉल बी पर जो चार्ज दिया जाएगा, ठीक है, वो किस प्रकार का चार्ज दिया जाए, ठीक है। क्या पॉजिटिव दिया जाए? क्या पॉजिटिव देने से क्या ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है क्या, या नेगेटिव देने से हो सकता है क्या? तो देखो ध्यान से सुनो, इस पर किसी को चार्ज तो रखना पड़ेगा, तभी तो पूछ रहा है मैग्नीट्यूड बताइए चार्ज का क्या होगा। क्या पूछ रहा है? ये मैग्नीट्यूड पूछ रहा है चार्ज का क्या होगा जो सेकंड बॉल को हम दे रहे हैं, और उसका नेचर बताइए, ठीक है। तो नेचर कैसा होगा भाई? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव लूँगा अगर, देखो नेगेटिव से क्या होगा, देखो इसका एक तो वेट लग रहा है नीचे mg, चलो सर वेट mg नीचे लग गया। अगर आपने इसकी नेचर सर नेगेटिव चार्ज ली और ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्ट करने से क्या होगा कि दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। अब देखो ना, प्लस माइनस की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स भी तो इसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो दोनों ही एक सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वाले चार्जेस को पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके पॉजिटिव करने से क्या होगा कि जो तुमने ये फोर्स दिखा रखा है, ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, वो हट जाएगा। वो फोर्स किधर पहुंच जाएगा? वो फोर्स की डायरेक्शन लगेगी ऊपर की ओर। सही है भाई। जब ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो वेट है mg जब बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तब ये बॉल क्या रहेगी? स्टेशनरी रहेगी। अगर ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा रहेगा, नीचे वाला वेट कम रहेगा, तो ये बॉल ऊपर चली जाएगी। ऐसा होगा क्योंकि नेट फोर्स क्या होगा? ऑब्वियसली बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन में होगा। पर ये स्टेशनरी बोल रहा है, तो इस वाले फोर्स को वेट mg के बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो भाई, F को नेट फोर्स 0 तब होगा जब F को mg के बराबर होगा। F क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ जानते हो तुम, क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 Q1 Q1, ये मान लो चार्ज Q डैश है, Q डैश Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो बेटा 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर इक्वल टू वेट mg कितना? मास 8/1000। भाई जी की वैल्यू कितनी होगी? मान लो 10 ले ली। कितनी ले ली? 10 ले ली, ठीक है। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये वाला चार्ज कितना होगा? Q डैश, और ऊपर वाले पे चार्ज कितना है? 5 × 10⁻⁻8 है, सही है, अपॉन ये हो जाएगा 25 × 10⁻⁻4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 8 अपॉन ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो बताओ Q डैश कितना आएगा? Q डैश की वैल्यू आ जाएगी 8 × 25 × 10⁻⁻4, ठीक है, अपॉन 9 × 10⁻9 × 5 × 10⁻⁻8 × 100, ये हुआ, ठीक है। तो ये जो चार्ज है Q डैश, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इससे क्या निकल जाएगा? इस चार्ज की बेसिकली क्या मिल जाएगी? हमें वैल्यू मिल जाएगी बेटा। क्या मिल जाएगी? वैल्यू मिल जाएगी। सर कितनी मिल जाएगी? तो देखो 5 से तो ये कट जाएगा,
ठीक है, कि 8 5 जो कितने होते हैं आपको पता है, 8 5 जो 40 होते हैं, 40/9, ठीक, इंटू अगर आप देखें तो ये कितना हुआ, 10⁻⁻4 अपॉन, ये हो जाएगा, देखो 9 में से 8 जाएगा 1, ये हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। तो नया चार्ज कितना आ जाएगा 40/9 इंटू 10⁻⁻7 कूलम आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 4 या 36, 4.36 आ जाएगा इंटू 10⁻7 कूलम। तो ये तो चार्ज का मैग्नीट्यूड हुआ, ये क्या हुआ मैग्नीट्यूड, क्या निकाला, ये मैग्नीट्यूड निकाला चार्ज का, सही है, क्या निकाला चार्ज का, मैग्नीट्यूड निकाला। दूसरा, इस बॉल पर कैसा नेचर होगी चार्ज की, बेटा चार्ज की नेचर कैसी है, पॉजिटिव, कैसी नेचर है, पॉजिटिव। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है वो समझिए। इसमें दो चार्जेस दे रखे हैं, क्यू ईच आर केप्ट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, देखिए दो चार्जेस दे रखे हैं क्यू और क्यू, और ये दोनों चार्जेस कितनी दूरी पर हैं, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। ठीक है, ये दोनों चार्जेस क्या रखे हैं, r दूरी पर। एक थर्ड चार्ज है क्यू इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग, ये दो चार्जेस को लाइन जॉइन करने वाली लाइन है ये। देखिए ये जो है, जो लाइन हमने बनाई है यहाँ पर, ठीक, दो चार्ज को जो ज्वाइन कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, दो चार्जेस को जो ज्वाइन कर रही है, ये वाली एक लाइन जो है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है मैंने बना दी है। ठीक है, ये लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक, अब आपको जो है थर्ड चार्ज को रखना है इस प्रकार से कि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए, तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो जाए। यहाँ पे एक लाइन हल्की सी मिसिंग है, उसमें आप नोट कर लेना, ऊपर लिख लेना यहाँ पे कि थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द अबव टू चार्जेस। ठीक है, सच दैट, इसमें आगे लिख लेना सच दैट, ठीक है, ऑल द थ्री चार्जेस लिख लेना, सच दैट ऑल थ्री चार्जेस, ठीक है, आर इन इक्विलिब्रियम, ये लिख लेना किसके आगे सर। ठीक है, ये लिखा है ऑन द लाइन जॉइनिंग द अबव टू चार्जेस। इसके बाद ये वाली लाइन लिखनी है बस थोड़ी सी, कि फिर उसके बाद आर इन इक्विलिब्रियम, देखो यहाँ से लिख करना आर इन इक्विलिब्रियम, ये आ जाएगा। आर इन इक्विलिब्रियम से पहले ये पूरा सेंटेंस लिख देना है आपको, और इतना और ऐड करना है। ठीक है, तीसरे चार्ज को रखने से ये कह रहा है, तीसरा जो चार्ज है थर्ड चार्ज रख दिया, जिससे कि तीनों चार्ज क्यू और स्मॉल क्यू क्या हो जाएंगे, वो इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो देखो बेटा, थर्ड चार्ज दो लाइक चार्जेस हैं, दोनों लाइक चार्जेस हैं, और देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सिंपल 1 दे रखा है। तो तीसरे चार्ज को हमेशा हम कहाँ रखते हैं, स्मॉलेस्ट चार्ज के नज़दीक रखते हैं। हम तीसरे चार्ज को कहाँ रखते हैं, स्मॉलेस्ट चार्ज के नज़दीक रखते हैं। अब स्मॉलेस्ट चार्ज इसमें ना तो ये पता ना ये पता, ऐसी कंडीशन में अगर तुम्हें नहीं पता है तो मान लो कि पहले किसी से भी एक एक्स दूरी पर मान लो, तुम्हें एग्जैक्ट नहीं पता ये एक्स दूरी होगी क्या, तो किसी से भी मान लो एक्स दूरी पर, इससे भी मान सकते हो, इससे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत। यहाँ पे तुम अपना तीसरा चार्ज रख दो। अब तीसरे चार्ज को इस प्रकार से रखना है कि ये वाला भी प्लस क्यू चार्ज, ये वाला भी प्लस क्यू चार्ज, और ये खुद इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो देखो ध्यान से, अगर इसकी चार्ज की नेचर तुम पॉजिटिव लेके चले तो इसको इक्विलिब्रियम बनने के लिए ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि देखो ये वाला प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और देखो ये वाला प्लस क्यू और ये वाला फिर प्लस क्यू फिर रिपेल करेंगे, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो ये इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला तो हो सकता है, देखो ये वाला क्यू, तुम्हें ये वाला जो क्यू है भाई, ये वाला जो क्यू है, ठीक है, ये वाला जो क्यू है, ये वाला क्यू इस वाले क्यू पर रिपेल करेगा, ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये वाला क्यू भी इस वाले पर रिपेल करेगा सर, ये हो गया। अब यहाँ पर तो तुम देख रहे हो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो ये तो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, लेकिन ये और ये इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज है। तो मुझे तो सबको इक्विलिब्रियम में रखना है ना, तो इसलिए क्या करूँगा मैं, इसको हटा दूँगा पहले। देखो ध्यान से सुनो, ठीक है, इसको क्या कर दूँगा मैं, यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू ले लूँगा। क्या ले लूँगा, चार्ज माइनस क्यू ले लूँगा, सही है।
अब माइनस क्यू चार्ज लेने से क्या हो जाएगा वो देखते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज लेने से, देखो ध्यान से, ठीक है, जस्ट ठीक। अब देखना माइनस क्यू चार्ज लेने से क्या हो जाएगा यहाँ पर। जैसे चार्ज मैं माइनस क्यू ले लेता हूँ इस पर, ठीक है, तो आप देखेंगे कि माइनस क्यू लेने से सबसे पहले आपको क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, आपको निकालना था बेटा पोजीशन। क्या निकालनी है इसमें, पोजीशन निकालनी है। देख रहे हो पोजीशन पूछ रहा है चार्ज क्यू की, पोजीशन पूछ रहा है ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू की, ठीक है, पोजीशन पूछ रहा है। तो बच्चों पोजीशन जो निकलेगी इसकी, उसके लिए याद रखना है आपको जो थर्ड चार्ज माना है, जो थर्ड चार्ज है, थर्ड चार्ज जो माना है वो क्या माना है स्मॉल क्यू, और स्मॉल क्यू पे जो चार्ज के साइन लिया है वो कैसा लिया है माइनस क्यू। ये क्या होना चाहिए, शुड बी इन इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, शुड बी इन इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज शुड बी इन इक्विलिब्रियम में होना चाहिए पोजीशन निकालने के लिए। किसके लिए, पोजीशन निकालने के लिए ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। अब ये इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, तो देखो ये कैसे आएगा, ध्यान से सुनना भाई, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू ये अट्रैक्ट करेंगे इधर, देखो ठीक है, किस फोर्स से करेंगे अट्रैक्ट, तो बताओ के Q1, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है स्मॉल क्यू अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला प्लस क्यू और ये माइनस क्यू अट्रैक्ट करेंगे, ये भी देखो, इसको मैं जो है दूसरे रेड पेन से दिखा देता हूँ, रेड से दिखा देता हूँ, देखो ये, ठीक है, एक सेकेंड, रेड काम नहीं करेगा, ये मैं इससे दिखाता हूँ, चलो ऑरेंज से दिखा देता हूँ, ठीक है, ये ठीक, ये कितना लगेगा, ये लगेगा के Q1 Q2 अपॉन, बेटा ये दूरी कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जब ये यहाँ से x लगेगी तो ये दूरी r माइनस एक्स हो जाएगी, तो लिख दोगे सर r माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगी, सही है। तो देखो माइनस क्यू इक्विलिब्रियम में है, माइनस क्यू क्या है इक्विलिब्रियम में है, जब माइनस क्यू इक्विलिब्रियम में होगा उस पर नेट फोर्स जीरो होगा, यही तो मतलब हुआ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। अब बेटा दो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं सर, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, दोनों बराबर कर दो, तो के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन के एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। देखो ये कट गया, तो ये हो गया आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से स्क्वायर रूट कर दोगे तो आर माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा एक्स, तो आर बराबर आ जाएगा 2x, तो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी r/2। मतलब ये है कि जो ये वाला जो चार्ज होगा माइनस क्यू चार्ज कहाँ रखा होगा, सेंटर पे रखा होगा, इसका मतलब यही तो हुआ। अगर आप इसको बनाएं तो अब देखते हैं ये x इक्वल टू r/2 पे लाई कर रहा है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो चार्ज थे तुम्हारे पास क्यू चार्ज ये था और क्यू चार्ज ये था, ठीक, और एक जो थर्ड चार्ज था वो माइनस क्यू, वो अब आपने निकाल चुके हो कि सर वो r/2 दूरी पे लाई करने वाला है, कितनी दूरी पर, r/2 दूरी पर लाई करने वाला है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब आपको ये चीज़ पता चल गई, ठीक है, यहाँ से पोजीशन निकालने के बाद, ठीक। अब क्या पूछ रहा है वो, मैग्नीट्यूड बताओ और साइन बताओ। साइन तो तुम्हें पता चल गया, एक चीज़ और पता चली हुई है, साइन ऑफ क्यू का कैसा है, नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, ये तो पता चल गई। अब आपको क्या निकालना है भाई, अब आपको निकालना है मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है, अब मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या चाहिए, क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है इन टर्म्स ऑफ क्यू, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू। एक क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है स्मॉल क्यू का, इन टर्म्स ऑफ क्यू निकालना होता है, ये एक रिलेशन निकालना होता है। जब भी कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो स्मॉल क्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ क्यू, ठीक है, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तब भी मैग्नीट्यूड निकालना है, दूसरा पॉइंट एक याद रखना है इसमें, कभी भी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप किसको इक्विलिब्रियम मानेंगे, टू फाइंड मैग्नीट्यूड, याद रखना, टू फाइंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्यू शुड बी इन इक्विलिब्रियम,
Q शुड बी इन इक्विलिब्रियम। Q को इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? Q को इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये भी चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो सर, अब Q को इक्विलिब्रियम में करना है, तुम्हें इसको इक्विलिब्रियम में करना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में करना है तो इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो कैसे होगा सर? तो देखो ध्यान से, जाहिर सी बात है, एक चार्ज जो है ये Q और देखो ये -Q, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। किस फोर्स से करेंगे सर? K Q1 Q2 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? x का स्क्वायर करोगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा, और वो कितनी है? r/2। तो यहाँ लिखोगे r/2 का होल स्क्वायर। कितना समझ में आया? ठीक है। अब देखो ध्यान से, दूसरा, ये वाला Q और ये वाला Q रिपेल करेंगे। किधर करेंगे? इस फोर्स से। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा? K Q1 Q2 K Q1 Q2 क्या हो जाएगा? ये K Q1 Q2 हो जाएगा अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? पूरी बीच की दूरी r/2 कितनी होगी? r, तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। सही है। तो अब ये इक्विलिब्रियम में होने के लिए Q को इक्विलिब्रियम में हो, Q क्या है? इन इक्विलिब्रियम। Q को इक्विलिब्रियम में करना है। अब बताओ, Q इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है? कि इस पर नेट फोर्स 0 होगा, इस पर नेट फोर्स 0 होगा। क्या होगा? नेट फोर्स 0। अब बताओ, नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा तो ये वाला फोर्स जो है और ये वाला फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दोनों को बराबर रख दो। तो देखो K भाई F बराबर हो जाएगा F', साफ सीधी बात है, ठीक है। क्या हो जाएगा? F बराबर F' हो जाएगा। अच्छा, F क्या है? F क्या था सर? K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? r/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, ये हो जाएगा K स्मॉल q कैपिटल Q, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर और ऊपर पहुंच जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा K Q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ये हो जाएगा, K से देखो K कट गया, इस r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कट गया और इस Q से ये Q कट गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q, ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ पे? तो स्मॉल q की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल Q/4 आ जाएगी, ठीक है। ये आपको निकालना था, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया? मैग्नीट्यूड निकल गया Q का इन टर्म्स ऑफ Q, ठीक है बेटा। इसका साइन कैसा हुआ? नेगेटिव हुआ। ये साइन, इसका दूसरा आंसर ये हुआ। इसकी पोजीशन क्या हुई? पोजीशन ये हुई। तीनों चीज़ हमने यहाँ पर निकाल दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस हैं +4e एंड +e आर फिक्स एट ए डिस्टेंस a पार्ट। देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चार्ज है +4e और एक चार्ज है +e और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है बेटा? a दूरी पर है। क्लियर है? अब कह रहा है थर्ड चार्ज को कहाँ रखे जाएँ? ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस सच दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। क्या हो जाएंगे? इट मे बी इन इक्विलिब्रियम में हो जाए, इक्विलिब्रियम में बन जाए। इन विच केस इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा और किस केस में इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। तो बच्चों देखो ध्यान से, ठीक। थर्ड चार्ज जो होगा, थर्ड चार्ज, दोनों लाइक चार्जेस हैं, हमेशा थर्ड चार्ज को स्मॉलेस्ट चार्ज के पास रखा जाता है। अब ये जो थर्ड चार्ज है, ठीक है, आपको ये बताना है इसको कहाँ रखा जाए। देखो हमेशा स्मॉलेस्ट चार्ज से रखा जाएगा। तो देखो ये स्मॉलेस्ट चार्ज है, क्या है ये? स्मॉलेस्ट चार्ज। स्मॉलेस्ट चार्ज को पहले देखो कि इसमें स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा है। और दो अगर सेम चार्जेस हों तो हमेशा जो थर्ड चार्ज जिस पर आपको दिखाना है कि नेट फोर्स 0 दिखाना है, ठीक है, या थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में दिखाना है, उसको हमेशा दो चार्जेस के बीच में लो। अगर लाइक चार्जेस हैं तो हमेशा जो थर्ड चार्ज लिया जाएगा वो दो लाइक चार्जेस के हमेशा बीच में लिया जाएगा। बीच में का इंसेंस नहीं है, बिल्कुल मिडिल में नहीं लिया जाएगा इसके बीच में। और जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे बीच में, जो चार्जेस थर्ड चार्ज रखोगे, ये थर्ड चार्ज रख लिया मान लो Q, इसकी डिस्टेंस कितनी दूरी पर रखना है वो स्मॉलेस्ट चार्ज से रखते हैं हमेशा और मानते हैं कि वो उसे x दूरी पर हमने रखा है, ठीक है।
जब ये x दूरी पर रखा है तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी a माइनस एक्स। कोई दिक्कत? ठीक है सर, इसकी नेचर क्या रखें? अगर मैं इसकी नेचर पॉजिटिव रखता हूँ और इसकी नेचर को हम नेगेटिव भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें तो x निकालना है। जब भी कभी x निकालना है, अगर तुम्हें कभी भी x निकालना है तो x को इक्विलिब्रियम में करना है, x को x निकालना है किसी के लिए, तो हमेशा याद रखो जो q है, जो थर्ड चार्ज है, उसको इक्विलिब्रियम में रखना होता है। इस q को किस में रखना होता है? इक्विलिब्रियम में। जो थर्ड चार्ज है उसको कैसे में रखना है? हमें इक्विलिब्रियम में रखना है। ठीक है बेटा, किसको रखना है? q को इक्विलिब्रियम में रखना है। जब q को इक्विलिब्रियम में रखना है, इसे q को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इस पर हम पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं, प्लस q भी ले सकते हैं और माइनस q भी ले सकते हैं। दोनों ही केस में ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है। तो हम दोनों तरीके से करने वाले हैं आज। ठीक है, चार्ज की नेचर तुम्हें खुद चूज़ करनी है। थर्ड चार्ज जो चीज़ यहाँ पे लिया है आपने, स्मॉलेस्ट चार्ज से लिया है थर्ड चार्ज, लेकिन जो थर्ड चार्ज आपने माना है इसकी नेचर प्लस और ये माइनस दोनों ले सकते हो, क्योंकि दोनों पे ही ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा। सर कैसे होगा? तो देखो ये वाला प्लस 4e, अगर आप देखें ये प्लस 4e, इस पर जो है इधर फोर्स लगाएगा सर, बिल्कुल लगाएगा। तो ये वाला फोर्स कितना होगा? k q1 q2 अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा ये वाला जो चार्ज है प्लस ई और ये चार्ज है प्लस क्यू ई, ये भी क्या करेगा? सेम चार्जेस हैं, ये भी क्या करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करेगा। तो ये होगा k q1 q2 अपॉन क्या होगा? इनके बीच की दूरी कितनी है? प्लस ई और प्लस क्यू के बीच की दूरी है कितनी बेटा? x। कितनी है? x। तो x का स्क्वायर लिख देंगे। तो देखो दोनों एक दूसरे का अपोजिट लग रहे हैं, फोर्स नहीं लग रहे भाई। एक फोर्स लग रहा है इधर, देखो एक फोर्स लग रहा है इधर, वो कितना लग रहा है? के क्यू इंटू 4e अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है? a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भैया एक फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है बेटा। इसके बीच की के क्यू स्मॉल ई अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट किस में रखना है आपको? इक्विलिब्रियम में रखना है। जब इसे इक्विलिब्रियम में रखना होगा तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा भाई, यही तो रखेंगे। इक्विलिब्रियम में रखने के लिए नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। जब नेट फोर्स 0 होगा तो क्या होगा? के स्मॉल क्यू इंटू 4e अपॉन इसके बीच की दूरी कितनी है? a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा के स्मॉल क्यू अपॉन ई अपॉन के हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ई से ई कट गया, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कट गया, के से के कट गया, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा देखो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दो तो 2x इक्वल टू हो जाएगा बेटा a माइनस एक्स। तो बेटा देखो यहाँ पे आ जाएगा 3x इक्वल टू a, और देखो x इक्वल टू हो जाएगा a/3। क्या आ जाएगा? x इक्वल टू a/3 आ जाएगा। बोलो ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस पोजीशन में थर्ड, ये देखो क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन बढ़िया कह रहा है कि इन विच केस इक्विलिब्रियम इट विल बी स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। किस केस में होगा ये और बताना तुम्हें। ठीक है, पहले इस केस में देखो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये हम पता कर लेंगे। ठीक है, इस केस में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम का कैसे पता करते हैं, ध्यान से सुनो। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, पहले इसको इतने को कॉपी कर लूँ, देखो इतने को कॉपी कर लेता हूँ मैं, पहले इतने पार्ट को ये कॉपी कर लेता हूँ और इधर ले आता हूँ, नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखते हैं, देखो ध्यान से, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, इस वाले फोर्स को। ठीक है, ये वाले फोर्स को जो है, ठीक है। अब देखो, अब मैं अगर इस वाले को ध्यान से समझना, ये वाला जो था, जो रेड से मैंने दिखाया है, ये फोर्स किसके बीच का था? ये वाला फोर्स, ये प्लस 4e और ये प्लस q के बीच का फोर्स था। सही बात है या नहीं? मान लो ये फोर्स था F1, और बेटा F1 कितना था? मान लिया k q1 q2 अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी थी बेटा? a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो था बेटा। ठीक है, और बेटा F2 कितना था? ये वाला फोर्स होगा F2, ये किसके बीच का था? ये वाले चार्ज, और देखो ये प्लस q के बीच का था। ठीक है, यही तो था, बिल्कुल। तो बच्चों ये वाला F2 कितना होगा? ये वाला F2 होगा, देखो ध्यान से, ये फोर्स F2 होगा k q1 q2 अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है? एक्स स्क्वायर, ये रहा।
तुम्हारे पास दोनों फोर्स रहे F1 और F2, ठीक है। अब मैं अगर इस प्लस क्यू को, ध्यान से सुनो, इस प्लस क्यू को अगर मैं इसे थोड़ा सा वैगनी कलर से शो करता हूँ, ठीक है। देखो इस प्लस क्यू को अगर मैं इधर सरकाऊँगा, ध्यान से सुनना, इसको इधर सरकाऊँगा तो इधर अगर मैं इसे थोड़ा सा स्लाइड करता हूँ इधर, तो ये बताओ इधर सरकाने पे जो +4e के द्वारा इस पर जो फोर्स लग रहा था F1, अगर इधर सरकाऊँगा, जैसे मान लो ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था और ये वाला पॉइंट था C, ठीक है। ये C से C' किया, तो जैसे ही C' पे आएगा, इस पॉइंट C' पे जैसे ही आएगा, तो ये बताओ इसमें कौन सा फोर्स बढ़ जाएगा और कौन सा फोर्स घट जाएगा। तुम देखो, क्योंकि ये वाला पॉइंट C जो था, ये एक ऐसा पॉइंट था जिस पर F1 और F2 दोनों बराबर थे। दोनों के साइज देखो, C जो पॉइंट C था, इस पर जो हमारा चार्ज रखा था +Q, ठीक है, इस पर लगने वाला एक फोर्स F1 था और एक फोर्स क्या था, F2 था। और देखो दोनों एरो की जो लेंथ दिखाई है वो बराबर दिखाई है, इसका मतलब F1 F2 के बराबर था इस पॉइंट पर। लेकिन जैसे ही C' पे आया, C' पे अगर आप देखोगे तो उस समय A से C' तक की दूरी, भाई A से C जब C' पे आ जाएगा, C को थोड़ा सा पॉइंट को इधर ले आएंगे, C को इधर ले आएंगे, यहाँ से ले आएंगे, तो ये वाली जो दूरी है A C' बढ़ गई। इस दूरी के बढ़ने से इसके द्वारा इस पर लगाया जाने वाला जो फोर्स था F1 वो घट गया। बोलो F1 क्या हो गया, घट गया, ये F1 घट गया। और देखो जब ये C' और B की दूरी देखो, ये C' से B तक की दूरी देखो, ये घट गई और दूरी घट गई। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, जब C इस वाले पॉइंट को इधर स्लाइड कर दिया तो ये +Q चार्ज इधर ही तो आ गया, ये बताओ आ गया नहीं आया, तो आ गया। तो देखो +4e और +Q के बीच की दूरी, अब पहले तो कितनी थी दूरी, इतनी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की। अब दूरी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, तो ये वाली जो दूरी थी इसके बीच में, Q और 4e के बीच में लगने वाला फोर्स था F1। तो मेरा मतलब ये है, जब दूरी बढ़ गई C से C' पे जब आया गया ये पॉइंट, ये +Q चार्ज को थोड़ा सरका दिया। तुम यूँ समझो, C' कर रहा हूँ मैं, तुम ऐसे समझ सकते हो। देखो ध्यान से, जब ये पॉइंट C इधर सरकाया तो +Q वाला चार्ज इधर सरक गया। इधर सरकने से क्या होगा, A से C तक की दूरी, अब देखो ये वाली जो दूरी थी पहले वाले C और बाद वाले C में, देखो बाद वाले C वाले A और C की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। जब दूरी बढ़ गई तो इसके द्वारा लगने वाला जो फोर्स होगा वो घट जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, r² के। तो दूरी बढ़ने से क्या होगा, ये वाला फोर्स घट जाएगा, तो F1 घट गया। और देखो दूरी B से C तक की दूरी, अब देखो पहले दूरी देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा थी, अब देखो इस वाले +E वाले चार्ज के लिए ये वाली दूरी कम हो गई। जब दूरी कम हो गई तो इस +E और इस +Q के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल नेट फोर्स किधर लगेगा, ओवरऑल नेट फोर्स बढ़े हुए फोर्स की तरफ लगेगा। ये वाला फोर्स कितना था, F2, तो ओवरऑल नेट फोर्स इधर लगेगा। तो कहने का मतलब है, अगर चार्ज Q को +Q को तुम ज़रा डिस्प्लेस करते हो तो दोबारा से इस पर नेट फोर्स लगेगा, और नेट फोर्स इस प्रकार से लगेगा कि वो दोबारा से इसको C की ओर ले जाएगा, C की ओर क्या लेगा, ले जाएगा। सही है। अब आप कहोगे सर एक और तरीके से समझाओ, देखो ध्यान से सुनो, तो ये इक्विलिब्रियम में ले आएगा ना। जब किसी चीज़ को, जब जैसे स्प्रिंग होती है, आप देखते हो स्प्रिंग है, जैसे ये स्प्रिंग है, इससे कोई ब्लॉक लगा हुआ है, अगर मैं इसको हटाता हूँ, इसको डिस्प्लेस करता हूँ, तो इसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स जिसे कहते हैं, वो डेवलप हो जाता है। और वो जो, जैसे आप मान लो इस स्प्रिंग को खींचेगी, स्प्रिंग खींचेगी, तो स्प्रिंग खींचने से क्या होगा, स्प्रिंग खींचने से जो स्प्रिंग का फोर्स होगा, अगर ये वाला फोर्स हटा देंगे तो ये स्प्रिंग फोर्स इसको ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगा। तो ये किस इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर हम किसी पार्टिकल को, किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर दें और कोई फोर्स हटा दें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो चार्ज +Q है, अगर इसको मैं इधर स्लाइड करूँगा राइट साइड में, या इसको इधर लेफ़्ट साइड में स्लाइड करूँ, अगर मैं लेफ़्ट साइड में स्लाइड करूँगा तो अब देखो क्या होगा, देखो इसे लेफ़्ट साइड में स्लाइड करता हूँ, तो लेफ़्ट साइड में स्लाइड करने से क्या हुआ, ये वाला पॉइंट C जो पहले यहाँ था, अब वो C यहाँ गया। तो ये बताओ, ये A से C तक की दूरी कम हो गई। जब दूरी कम हो गई तो दूरी कम होने पर क्या होगा, ये वाला फोर्स F1 ये बढ़ गया, और ये दूरी कम हो गई, तो B से C तक की ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बढ़ गई। तो दूरी बढ़ने से ये वाला जो फोर्स F2 है ये वाला घट गया। तो ओवरऑल नेट फोर्स किधर लगेगा, ओवरऑल नेट फोर्स इधर लगेगा।
तो ओवरऑल नेट फोर्स इधर लगने से क्या होगा, इस सी पे जब ओवरऑल नेट फोर्स इधर लगेगा तो जो सी को इधर सरका रहे हो तो सी पर नेट फोर्स जब इधर लगेगा तो सी को फिर उसी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएगा जिधर वो था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तुमने ये देख लिया कि सर जब सी को मैं राइट साइड ले जाता हूँ, ठीक है, तो ये वाली जो दूरी है ए सी बढ़ गई, इससे बनने वाला फोर्स घट गया, फोर्स घटने से F1 घट गया, F1 घटने से F2 बढ़ गया, क्योंकि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, और जब मैं सी को इधर साइड घसाऊँ, इधर स्लाइड करता हूँ लेफ़्ट साइड, तो इधर स्लाइड करने से, लेफ़्ट साइड स्लाइड करने से क्या होता है कि सर ये वाली दूरी ए सी कम हो गई, दूरी कम होने से जो F1 वाला फोर्स था ये बढ़ गया, और ये बी से सी वाली जो दूरी है यहाँ पे लिख सकते हो, जब ए को सी से इधर घटाया तो ये ए सी बढ़ गई, ए सी बढ़ गई। ए सी बढ़ने से क्या हो गया भाई, ए सी बढ़ने से क्या हो गया, F1 घट गया, F1 घट गया, और बी सी कम हो गई, बी सी कम नहीं होने से F2 बढ़ गया। यहाँ पे यहाँ क्या हुआ सर, यहाँ ये हुआ सी को जब लेफ़्ट साइड ले गए तो जो ए सी है वो घट गई, ए सी घटने से जो F1 है वो बढ़ गया, और देखो सर बी सी बढ़ गई, बी सी बढ़ने से जो F2 है वो घट गया। एक मिनट भाई, ए सी बढ़ने से, ए सी जब इधर गई ए सी कम हो गई, ए सी कम होने से क्या हो गया, F1 बढ़ गया, सही है, और इधर वाली दूरी बी सी बढ़ गई, बी सी बढ़ने से F2 क्या हो गया, घट गया। तुम देख रहे हो यही हो रहा है। तो ओवरऑल नेट फोर्स इधर लाया तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में लिया है हम, किस इक्विलिब्रियम में लिया है, ये वाला जो होगा, जब अगर हम चार्ज को प्लस क्यू लेके चलेंगे तो प्लस क्यू लेने पर ये इक्विलिब्रियम में होगा, और वो भी कौन से इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन की डेप्थ में जाइए आप, क्वेश्चन को देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन इसी में। अब दूसरा केस क्या बन सकता है सर, कि ये वाला चार्ज प्लस क्यू है, इसको मैं माइनस क्यू ले लूँ, ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी। तो देखो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ उसको, ठीक है, देखो यहाँ से कॉपी किया, और बच्चों देखो यहाँ पे आएंगे, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इस क्यू को ध्यान से सुनना, सही है बेटा, इसको क्या ले लिया मैं, इसको मैंने ले लिया, कैसा ले लिया, माइनस क्यू ले लिया, क्या ले लिया, इसको माइनस क्यू ले लिया, ठीक है। अब देखो प्लस 4e और माइनस क्यू के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो वो वाला फोर्स कितना हुआ, के Q1 Q2 अपॉन, ठीक है, स्मॉलेस्ट चार्ज से ही एक्स लेना है, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है, प्लस 4e और माइनस क्यू के बीच की दूरी है a माइनस एक्स, तो लिखेंगे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक सर। ये वाला फोर्स कितना होगा, देखो प्लस माइनस क्यू और क्यू ई के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, के क्यू इंटू स्मॉल ई अपॉन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एक्स, तो देखो दूरी हो गई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम में हो गया नहीं हो गया, क्योंकि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में रखा है, थर्ड चार्ज जब इक्विलिब्रियम में होगा तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। भाई माइनस क्यू इक्विलिब्रियम में है, क्वेश्चन बोल रहा है माइनस क्यू क्या है, इक्विलिब्रियम में, जब माइनस क्यू इक्विलिब्रियम में होगा मेरे भाई तो नेट फोर्स जीरो होगा, जब नेट फोर्स जीरो होगा तो के क्यू ई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके रख दूंगा, के 4e इंटू स्मॉल क्यू अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो देखो के क्यू ई से के क्यू ई कट गया, तो ये हो गया बेटा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4x स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दिए तो a माइनस एक्स बराबर हो गया 2x, तो बेटा a बराबर हो गया 3x, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, a/3 आ गई, ठीक है। अब ये बात ना पता करना है कि क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, जब हमने चार्ज माइनस क्यू लेके चले, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से एक बार कॉपी कर लेता हूँ बच्चों, यहाँ से एक कॉपी कर लेता हूँ, देखो इसको मैं जस्ट अ मिनट, ये कॉपी कर लिया, इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक, देखो यहाँ पर देखें, अगर हम देखते हैं यहाँ पर बात करते हैं तो अब आप क्या देखेंगे, सुनना, ये वाला जो पॉइंट था, क्या था ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो था, ये वाला जो पॉइंट था, इसको देखना, अगर मैं इसको, ये मान लो A है, ये B है, और ये पॉइंट था C, ठीक है। अब देखना, जिस पॉइंट को C को जब मैं इधर लेके जाऊँगा C को, ये चार्ज माइनस क्यू को इधर लेके जाऊँगा,
तो ये बताओ, जब माइनस क्यू को इधर लेके गया, माइनस क्यू को मूव कराया मैंने टूवर्ड राइट, माइनस क्यू मूव किया टूवर्ड राइट, उसके होने से क्या हो गया, जो बी सी है, बी सी घट गई, बोलो, बी सी घट गई। ठीक, बी सी घटने से क्या हुआ, आप देखो ये वाला फोर्स जो है, ये वाला फोर्स कितना मान लिया मैंने, F2, और देखो ये वाला फोर्स कितना ले लिया मैंने, ये वाला फोर्स ले लिया F1। ठीक है, अब देखो जब बी सी घट गई तो लगाओ F2 बढ़ जाएगा, तो बी सी के घटने से F2 बढ़ जाएगा, क्योंकि यही तो फोर्स है माइनस क्यू और प्लस ई के बीच का। ठीक है, और देखो ए सी बढ़ गई, तो ए सी बढ़ने से F1 क्या हो गया, घट गया। तो अगर आप इसको दिखाएं, जो पहले सिचुएशन थी, पहले सिचुएशन पे तो दोनों फोर्स बराबर थे, F1 क्या है, ये F2, और ये क्या था, F1, दोनों बराबर थे, F1 बराबर F2 थे। ठीक है, लेकिन अब देखो क्या हुआ, ये वाला जो फोर्स था F2 ये बढ़ गया, बी सी के कम होने से F2 बढ़ गया, ये वाला फोर्स बढ़ गया, और देखो F1 कम हो गया, F1 कम हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल नेट फोर्स किधर हो गया, ओवरऑल नेट फोर्स किधर हो गया, इधर लगा। तो ये वाला जो सी पॉइंट है, जब इसे मैं टुवर्ड राइट लेके जाऊंगा तो ये तो और इधर मूव कर जाएगा ना, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ रहा ना। देखो ध्यान से सुनो, ठीक है, अगर माइनस क्यू को मैं मूव करता हूँ किधर, टुवर्ड लेफ्ट, अब देखो माइनस क्यू को टुवर्ड लेफ्ट मूव करता हूँ, इस वाले को ध्यान से सुनना, ग्रीन इससे लेके चलते हैं। अब देखो यहाँ ले आया सी को, इसे येलो से ले लो यार, इससे ले लो, चलो इसको यहाँ ले आया सी को, लो मेरे भाई, देखो जब इसको यहाँ ले आया मेरे भाई तो क्या हुआ, देखो ए सी जब इस सी को इधर ले आऊँगा तो ए सी कम हो जाएगी, जब सी को इधर ले आऊँगा तो ए सी कम हो जाएगी, जब ये ए सी कम हो जाएगी तो इसके द्वारा लगने वाला F1 बढ़ जाएगा। ठीक है, और देखो बी सी बढ़ जाएगी, तो बी सी बढ़ जाएगी तो F2 घट जाएगा। तो ओवरऑल देखो, अब ए सी के द्वारा F1 बढ़ गया तो F1 इधर बढ़ गया, और देखो F2 घट गया। तो ओवरऑल नेट फोर्स किधर होगा, बड़े फोर्स की तरफ, और बड़ा फोर्स किधर लगेगा, फाइनली इस पे इधर ही लगेगा ना, इधर ही लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये और दूर भाग जाएगा, तो जिस वजह से ये कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्या होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। बोलो समझ में आया नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस था, इसमें आपको मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, इसलिए मैंने +4e और +e को इक्विलिब्रियम में नहीं माना है, केवल पोजीशन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो केवल पोजीशन पूछ रहा है, यहाँ पर स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आप इस चार्ज को जो है +q भी ले सकते थे और -q भी ले सकते थे, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। अच्छा, एक चीज़ और देख लो, यहाँ पर भी मैं यही चीज़ लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जब सी को हम ले आए थे, सी को जब हम यहाँ पे ले आए थे, इसको सी कह देते हैं। देखो सी जब इधर लेके आए थे, टुवर्ड राइट लेके आए थे, तो मैंने कहा था जो है यहाँ पर ए सी बढ़ गई थी। बताओ ए सी के बढ़ने से क्या हो गया था, ए सी के बढ़ने से F1 घट गया था, और देखो बी सी कम हो गई थी, बी सी कम होने से F2 बढ़ गया था। तो यहाँ ये वो वाली सिचुएशन है। और यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ, जब मैं इसको लेफ़्ट साइड लेके गया तो ए सी यहाँ पर कम हो गई, यहाँ पर देखो ए सी कम हो गई, जब ए सी घट गई तो उसके द्वारा लगने वाला F1 बढ़ गया। ठीक है, और बी सी घट गई, भाई इधर हम मूव कर रहे हैं ना, इधर चार्ज को मूव किया टुवर्ड राइट, इधर चार्ज मूव किया था, इधर सी पॉइंट मूव किया टुवर्ड राइट, सी को मूव किया टुवर्ड राइट। ठीक है, सी को मूव किया टुवर्ड राइट, तो इसलिए ये हुआ सिचुएशन। अब जब सी को मूव किया, देखो इधर जब सी को मूव किया टुवर्ड लेफ्ट, तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि सर ये ए सी कम हो गई थी, ए सी कम हो गई तो F1 बढ़ गया,
और जो है BC बढ़ गई तो F2 घट गया, तो देखो F2 घट गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ओवरऑल नेट फोर्स इधर लगा तो ये इक्विलिब्रियम में कहलाया। ठीक है बेटा, कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाया? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाया। कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि जब तुम उस पार्टिकल को उस पॉइंट से डिस्प्लेस कर रहे हो तो वो पार्टिकल उसी पोजीशन पे वापस आया रहना है, क्योंकि उस पर नेट फोर्स इस प्रकार से लग रहा है कि वो उसको वहीं पे ले आ रहा है, तो इसलिए ये स्टेबल हुआ। और ये कैसा हुआ? अनस्टेबल हुआ। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है मेरे भाई कि दो सिमिलर इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैं ए एंड बी, रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स इतना। सिमिलर इक्वली चार्ज हैं, इक्वली चार्ज मतलब एक चार्ज है Q और ये एक चार्ज है Q, दोनों आइडेंटिकल हैं, इक्वली मेटेलिक स्फीयर हैं, रिपेल करते हैं ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिपेल करते हैं। बेटा किस फोर्स से कर रहे हैं रिपेल? वो कर रहे हैं 2 × 10⁻⁵ न्यूटन से रिपेल करते हैं। ठीक है, कितने रूप से? 2 × 10⁻⁵ न्यूटन से रिपेल कर रहे हैं। सही है। ठीक है, ठीक, इनके बीच का सेपरेशन कितना है? मान लो सेपरेशन है इनके R, कितना है सेपरेशन? R। तो बताओ इनके बीच में फोर्स कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन R², ये फोर्स होगा। इस फोर्स की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है? 2 × 10⁻⁵ न्यूटन है। ठीक है, अब इनने कहा कि एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C को टच किया A के साथ। ठीक है, और उनके बीच में रख दिया A और B के बीच। तो ये बताओ A को C के साथ टच किया, C के साथ, C को A को C के साथ, A पर चार्ज कितना है? Q, C पर चार्ज 0 होगा। तो भैया A पे और C पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो एवरेज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, एवरेज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा? नहीं होगा। ये A है, ये C है, तो कितना हो जाएगा दोनों पे? Q/2। और देखो Q/2 दोनों को टच करने के बाद दोनों पे एवरेज चार्ज आएगा। अब कह रहा है C को A और B के बीच में रख दिया। क्या कह रहा है? C को कह रहा है कि जो है टच करने के बाद देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। अब इन दोनों को किस में रख दिया मेरे भाई? जो है दोनों को बीच में रख दिया। देखो उधर ध्यान से, एक ये A है, ठीक है, ये B था। ठीक है, C को जो रखा है ये बिल्कुल बीच में रख दिया है, इससे यहाँ तक की दूरी और ये वाली दूरी दोनों की बराबर है। ठीक है, ठीक। अब बताओ भाई, जब C पे चार्ज जो है Q/2 है, ठीक है, इस वाले A पे था, ये B है और ये C है, C को बीच में रख दिया। A पे चार्ज कितना आ गया था? Q/2। और सर जो है B पर चार्ज कितना था? Q ही था। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उनको मिड पॉइंट पर रख दिया। तो कह रहा है नेट फोर्स बताइए C पर कितना होगा। क्या पूछा है? ये नेट फोर्स बताइए C पर कितना होगा। अब बताओ C पर कितना होगा, ये बताओ। फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? R/2। और देखो R/2 बीच में रखा है ना, मिडिल पे रखा है ना, इसलिए। अब देखो Q1 का मैग्नीट्यूड, भाई देखो Q1, ये मान लो A और C के लिए देखते हैं, फॉर AC के लिए Q1 भी आधा है और देखो Q2 भी आधा है। ठीक है, और B और C के लिए देखो, फॉर BC के लिए Q1 एक ज़्यादा है, मान लो इसको Q1 मान लो BC के लिए, Q1 Q मान लो, और Q2 को कितना मान लो? Q/2 मान लो। कोई दिक्कत? ये Q1 मान लिया, ये Q2 मान लिया BC के लिए। यहाँ देखो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ मैग्नीट्यूड आधा है, यहाँ दोनों में आधा आधा है। अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूँ तो यहाँ प्रोडक्ट आएगा 1/4, यहाँ प्रोडक्ट आएगा 1/2। तो 1/4 में और 1/2 में कौन ज़्यादा बड़ा होगा? सर जाहिर सी बात है BC पर के द्वारा लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा और AC के द्वारा लगने वाला फोर्स कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1/4, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। इसके लिए भी R/2 सेम है, R/2 सेम है, और देखो ये भी R/2 सेम है। दोनों के लिए R/2 क्या है? सेम है बेटा। तो देखो इनका जो प्रोडक्ट होगा यहाँ और यहाँ के लिए 1/4 होगा, और इसके लिए जो प्रोडक्ट होगा वो 1/2 होगा। क्योंकि देखो Q × Q/2 करोगे ना, Q² आएगा, यहाँ Q²/4 आएगा। तो ये बताओ इनमें ज़्यादा कौन है? यार ये BC के द्वारा लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। सही है। तो बच्चों देखो मैं इनकी लाइन जॉइनिंग कर देता हूँ इनकी, क्योंकि लाइन जॉइनिंग पे ही फोर्स दिखाते हैं।
ठीक है। तो अब बताओ बी सी के द्वारा ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो इसके द्वारा लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये एरो बड़ा बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि सर बी सी का प्रोडक्ट दोनों चार्जेस का ज़्यादा है, तो इसलिए इस पर लगने वाला फोर्स भी ज़्यादा होगा बी सी के थ्रू। ठीक है। अब देखो ए सी के द्वारा लगने वाला जो फोर्स होगा वो थोड़ा उसका एरो छोटा बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कम है, तो ये दिखाऊंगा ए सी के द्वारा। तो दोनों फोर्सेस में नेट फोर्स कितना होगा भाई, अगर निकालें है सी पर, नेट फोर्स एट सी, सर वो होगा बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स। ठीक है भाई, बड़ा वाला फोर्स कितना है? बड़ा वाला फोर्स जो है बी और सी के बीच में लगना है। बी कब है? के, ठीक है। Q1 Q2, Q1 कितना है सर? Q है। Q2 कितना है? Q/2 है। इनके बीच की दूरी सेम है, R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। ए सी पर लगने वाला फोर्स कितना है? K। Q1 कितना है? Q/2। Q2 कितना है? Q/2। और इनके बीच की दूरी कितनी है? R/2 का होल स्क्वायर। सही है। तो देखो बेटा, ये हो जाएगा KQ² अपॉन R², ये हो गया 4 माइनस, ये हो गया KQ² अपॉन 4 अपॉन R²/4। सही है बेटा, ये हो गया क्लियर। ठीक है। देखो 4 से तो 4 कट गया, यहाँ आप देखो 4KQ² अपॉन के R² माइनस के KQ² अपॉन के R², तो बच्चों कितना आ गया? ये 3KQ² अपॉन R² आ गया। तो देखो 3 इंटू KQ² अपॉन R² को बच्चों क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? इसको KQ² अपॉन R² को क्या लिख सकता हूँ? ऊपर देखो यहाँ पे लिखा है, देखो जब दोनों फोर्स चार्जेस Q और Q थे तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स KQ² अपॉन R² को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 10⁻⁵, तो 2 इंटू 10⁻⁵ लिख सकता हूँ। तो बच्चों कितना आएगा? 6 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन आएगा। ये नेट फोर्स आ जाएगा किस पे बेटा? एट सी पर। ठीक है। कितना? 6 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चंस। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा गलती हो गई है, एक सेकेंड। ये देखो KQ² अपॉन 2 भी तो था, एक सेकेंड, हल्का सा मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा देख लो ज़रा। KQ² अपॉन 2 था बेटा, ये अपॉन के R²/4 था, ये था, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, एक सेकेंड जस्ट। ये देखो आएगा आंसर, अब देखिए क्या आएगा, देख लेंगे यहाँ पर। देखो ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा तो 4KQ² अपॉन के हो जाएगा बेटा 2R² माइनस ये हो जाएगा देखो KQ² अपॉन R²। ठीक है, यहाँ से 2 से देखो काट दीजिए, 2 हो गया। तो बच्चों देखो 2KQ² अपॉन के R² माइनस KQ² अपॉन R² हो गया। तो बच्चों अब क्या आ गया? ये आ गया KQ² अपॉन R² आ गया। ये KQ² अपॉन R ही तो था हमारे पास फोर्स, तो बेटा नेट फोर्स एट सी पर जो होगा वो F के बराबर होगा। और ये जो फोर्स था F, ये था कितना? 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। तो कितना आएगा? 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन आएगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन अगर हम देखें इस वाले फोर्स की, क्योंकि तुम्हें पता है कि बी सी पर लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी अगर आप देखें, ये बी से सी पर लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो ये बी सी जो वाला फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? नेट फोर्स जो सी पर लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? टुवर्ड ए सी। किधर लगेगा? टुवर्ड ए सी लगेगा ना, टुवर्ड ए सी। क्यों सर लगेगा? क्यों भैया? क्योंकि देखो सी से ये जो एरो होगा, नेट फोर्स जो होगा, जो नेट फोर्स होगा वो बड़े फोर्स की तरफ होगा ना, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन सी से ए की तरफ होगी। तो किधर होगी? टुवर्ड ए सी होगी डायरेक्शन। बताओ कोई प्रॉब्लम? किधर होगी डायरेक्शन? टुवर्ड ए सी। इतना है, समझ में आ गया? नहीं आया? ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर किधर होगा क्वेश्चन? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बेटा देखो ये वाला जो है ना डायरेक्शन जो होगी किधर होगी? यहाँ पर आप देख रहे हो, या तो कह दो सी से ए की तरफ होगी, या ये भी बोल सकते हो जो नेट फोर्स की जो डायरेक्शन आ रही है वो बी से सी की तरफ भी आ रही है, ये भी बोल सकते हो।
तो देखो क्योंकि ये बी से सी की तरफ लगने वाला फोर्स है, तो जो डायरेक्शन होगी नेट फोर्स की किधर होगी, डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स हैं, या कह सकते हो अलोंग बी सी, अलोंग बी से सी की तरफ लगेगी, अलोंग बी सी। ठीक है, क्या बोल सकते हो, अलोंग बी से सी की तरफ लगेगी। ठीक है, ध्यान रखना। ए से ए सी लिखोगे तो ए से सी की तरफ लिखोगे, सी ए लिखोगे तो सी से ए की तरफ, बी सी की तरफ लिख देंगे, या आप दिखा रहे हो इधर दिखा सकते हो सी ए की तरफ। तो डायरेक्शन मेनली दिखाना है आपको, तो डायरेक्शन यहाँ पे हमने अलोंग बी सी लिख दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है एक चार्ज क्यू है, इसे डिवाइड किया गया दो में, ठीक है, डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द चार्जेस ऑन द टू ऑब्जेक्ट सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। देखो कोई चार्ज है क्यू, ठीक है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, एक भाग मान लिया दो ऑब्जेक्ट थे, एक ऑब्जेक्ट को चार्ज दिया क्यू, तो दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को ध्यान रखना है आपको हमेशा, दूसरे को जो मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा कि अगर मैं इन दोनों चार्जेस को जोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसी चार्ज को तो तुमने तोड़ा है, इसे तोड़ने के बाद जो दो चार्ज तुमने मान लो एक को चार्ज क्यू दे दिया, एक को चार्ज क्यू माइनस क्यू दे दिया, लेकिन जोड़ने के बाद चार्ज जो होगा, फाइनल चार्ज जो होगा वो भी क्यू ही आएगा। देखो जब हमने एक टोटल चार्ज था क्यू, इसको दो भागों में बांटा, मान ले एक भाग में क्यू और एक भाग में क्यू माइनस क्यू, तो दोनों को जोड़ने के बाद चार्ज तो क्यू ही आना चाहिए, चार्ज क्या आना चाहिए, क्यू ही आना चाहिए तुम्हारा। जो चार्ज है, जो इनिशियल चार्ज है वही फाइनल चार्ज होगा। ठीक है, तो जो चार्ज है वो हम इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे मान लो 2 कूलाम चार्ज था, ठीक है, वो चार्ज बट गया 1 कूलाम और 1 कूलाम, तो 1 + 1 कितना होगा, 2 ही होगा, तो वही चार्ज जो है डिवाइडेड हो गया। अब ये कह रहा है कि दोनों फोर्स के बीच में, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगे। देखो कंडीशन मैक्सिमम फोर्स लगने की क्या होती है, तुमने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा होगा। ठीक है, मैक्सिमम पे स्लोप की वैल्यू क्या होती है बेटा, स्लोप की वैल्यू, स्लोप यहाँ पे क्या होता है, फॉर मैक्सिमम के लिए स्लोप 0 होता है। क्या होता है, स्लोप 0। यहाँ पर जो चार्ज क्यू था है ना, उसको तुमने स्मॉल क्यू और जो है उसमें बदल दिया, तो जो चार्ज क्यू है, एक तरीके से जो चार्ज क्यू है वो तुम्हारा डिवाइड हुआ। जैसे मान लो चार्ज 5 कूलाम था, तो 5 को तुम 2 भी लिख सकते हो और देखो 3 भी लिख सकते हो। जब तुमने जो है इसकी वैल्यू को चेंज करके 3 लिख दिया, क्योंकि देखो ये क्या होगा 5 - 2 और ये कितना होगा 5 - 3। अगर मैं इसको 1 लिखूँ तो इसको क्या लिखूँगा 5 माइनस, भाई तुम्हें चाहिए क्या, जो है 5 माइनस क्या लिखना पड़ेगा बेटा, 5 - 1। क्यों, क्योंकि सर 1/3 प्लस 5 - 3 कितना होता है 2, और देखो 3 + 2 कितना आ गया, 5 आ गया, नहीं आ गया। देखो 2 + 3 को क्या लिख दिया 5 - 2, 5 - 2 को 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 + 2 बराबर होगा 5। ऐसे 1 + 4 बराबर कितना होगा बेटा 5 होगा, होगा नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा देख रहा हूँ यहाँ पे स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू अगर मैं चेंज करूँगा तो ओवरऑल क्यू माइनस क्यू की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो स्लोप होता है वो स्लोप होता है dy/dx = 0, ऐसे तो लिखते थे हम। यहाँ y क्या होता था, y जो होता था वो डिपेंड करता था किस पे, x पे। y क्या होता था, ये जो फंक्शन होता था x का, क्या होता था भाई, फंक्शन ऑफ x। जैसे जैसे x वेरी करेगा वैसे वैसे y वेरी करेगा, यही तो बताया था मैंने। तो ये बताओ जैसे जैसे q वेरी करेगा, q जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे y मतलब कैपिटल Q क्या है, एक तरीके से जो है यहाँ पर आप कह सकते हो y का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, भाई बताते हैं हम आपको। y जैसे जैसे स्मॉल q वेरी करेगा तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी तो वेरी करेगा। बताओ बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखो दो जब ऑब्जेक्ट पर जो डिफरेंट चार्जेस दिए, तो एक बताओ जैसे जैसे q की वैल्यू बदल देगी, भाई एक ऑब्जेक्ट ये एक ऑब्जेक्ट है, एक को चार्ज किया q दे दिया, एक को चार्ज q माइनस q दे दिया मेरे भाई। ठीक है, अब इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो इनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा ना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अगर यहाँ पर q वेरी करेगा, जैसे जैसे q वेरी करेगा वैसे वैसे f वेरी करेगा, बोलो वो करेगा या नहीं करेगा? तो यहाँ पर f जो है, यहाँ पर स्मॉल q की वेरी करने से f वेरी कर रहा है नहीं कर रहा, तो यहाँ पर df/dq = 0 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो ये बताओ f की वैल्यू पहले बताओ कितनी होगी, दो चार्जेस हैं, ठीक है, q और माइनस q है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है मैंने मान लो r ले ली, तो फोर्स कितना होगा k q1 q2 अपॉन कितना हो जाएगा r² हो जाएगा।
ठीक है। अब बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन अगर मैं करूँ बच्चों, तो देखो ध्यान से क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन डी एफ अपॉन डी क्यू इक्वल टू 0 था, तो डी अपॉन डी क्यू क्या लिखते हैं, डी अपॉन डी क्यू। ये फॉर मैक्सिमम फोर्स के लिए, याद रखना, फॉर मैक्सिमम किसके लिए है बेटा, फॉर एफ टू बी मैक्सिमम, फॉर एफ टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, डी एफ बाई डी क्यू 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एफ़ की वैल्यू बताओ तो कितनी है, वो है सर के क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, 0 होगा, क्यू माइनस स्मॉल क्यू है ये, क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो के अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ऐसे बाहर ले लो पहले चुपचाप से ब्रैकेट के, और ठीक है, तो डी अपॉन डी क्यू, क्योंकि यहाँ पर क्यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो क्यू वेरिएबल है, क्यू का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस कितना हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो के अपॉन आर स्क्वायर को 0 लिख देंगे, तो डी अपॉन डी क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस के क्या हो गया, ये स्मॉल क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0। तो देखो कैपिटल क्यू कॉन्स्टेंट है से बाहर ले लिया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, क्यू होगा, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, डी अपॉन डी क्यू इंटू क्यू स्क्वायर होगा, इक्वल टू होगा 0। तो क्यू की वैल्यू तो 0 होगी, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1, माइनस इसका कितना होगा 2q इक्वल टू कितना होगा 0। तो 2q बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्मॉल क्यू की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, कितनी आएगी, 1/2 आ जाएगी। तो देखो तुमने क्या किया कि इस चार्ज को कितने हो गए स्मॉल क्यू की वैल्यू, अरे यहाँ पर एक सेकेंड, ये क्यू है ना, सॉरी ये क्यू है, ये क्यू रह गया यहाँ पर, एक मिनट क्या हो रहा है भाई, ये क्यू रह गया बेटा, है ना, ये प्रॉपर नहीं आएगा, एक मिनट। ठीक है, ये क्यू को बाहर ले लिया था, तो डिफ्रेंशिएशन किया था डी अपॉन डी क्यू इंटू क्यू माइनस डी अपॉन डी क्यू इंटू क्यू स्क्वायर हो गया था। तो ये हो गया, क्यू तो बाहर ही है, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ, डी अपॉन डी क्यू इंटू क्यू का 1, तो क्यू इंटू 1 कितना आएगा, क्यू ही आएगा ना बेटा, इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा क्यू इंटू 1 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2q इक्वल टू 0, तो 2q इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू, तो स्मॉल क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, q/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, q/2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो हमने ये देख लिया कि जो चार्ज q है वो डिवाइड हुआ, मान लिया स्मॉल q और q माइनस q हो गया चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हुआ q, क्योंकि स्मॉल q चार्ज है और q माइनस q में ये 2 भागों में बांट दिया हमने। जैसे जैसे स्मॉल q वेरी करेगा वैसे वैसे q क्या करेगा, वेरी करेगा, ये तो तुम्हें पता ही है। वो सॉरी स्मॉल q जैसे जैसे वेरी करेगा q माइनस q भी क्या करेगा, उसी को अकॉर्डिंग क्या करेगा, वेरी करेगा। जैसे जैसे q वेरी करेगा वैसे वैसे फोर्स वेरी करेगा, ध्यान रखना। तो चार्ज की वेरी करने से, स्मॉल q के वेरी करने से फोर्स वेरी करेगा, तो इसलिए डिफरेंशिएशन डी एफ अपॉन डी क्यू इक्वल टू 0 लिख दिया, क्योंकि तुम्हें पता है जब स्लोप 0 होता है तो हम जनरली लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वाई जो फंक्शन ऑफ एक्स होता है, जैसे जैसे एक्स को बदल दोगे वैसे वैसे वाई की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ऐसे ही स्मॉल क्यू की वैल्यू जैसे जैसे बदल दोगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो डी अपॉन डी क्यू फोर्स की वैल्यू कितनी है, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल क्यू को अंडर मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू को बाहर लिया है बेटा, डी अपॉन डी क्यू इंटू क्यू माइनस के डी अपॉन डी क्यू इंटू क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसका, क्यू का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो क्यू माइनस 2q इक्वल टू कितना होगा 0, तो कितना हो गया 2q बराबर क्यू, तो स्मॉल क्यू बराबर होगा q/2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था मेरे भाई, जो क्वेश्चन हमने किया क्वेश्चन नंबर 15। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कितना क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16। जस्ट अ मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हमारे पास कितने चार्जेस हैं, 2 चार्जेस हैं क्यू और स्मॉल क्यू, वो एक दूसरे से x और x/2 रखे हुए हैं फ्रॉम थर्ड चार्ज, जिसकी वैल्यू है 4q। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ सेंटर पर कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लिया यहाँ से हमने मेजर करना है, कोई थर्ड चार्ज है 4q। ये क्या है हमारे पास, थर्ड चार्ज। क्वेश्चन बोल रहा है क्या है, ये थर्ड चार्ज है। ठीक है, चलो ठीक है सर, इस थर्ड चार्ज से, ठीक है, इस थर्ड चार्ज से x/2 और x दूरी पर रखे हुए हैं। x दूरी पर तो रखा हुआ है q चार्ज,
x दूरी पर तो रखा हुआ है q चार्ज, x दूरी पर क्या रखा हुआ है, q चार्ज रखा हुआ है, सही है। और स्मॉल q चार्ज जो रखा हुआ है वो x/2 दूरी पर रखा हुआ है, स्मॉल q चार्ज x/2 दूरी पर रखा हुआ है। क्लियर है, ठीक है। कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्ज q, द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज स्मॉल q इज 0। क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड, और क्या बताना है, इसका चार्ज की नेचर बतानी है, ठीक है, q की नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज q इज 0। देखो बेटा, इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाए, 0 हो जाए, ये बताना है, ठीक है। ठीक, क्या कर रहे हैं कि कैलकुलेट एंड नेचर ऑफ द चार्ज q सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज q इज 0। जो इस पर q है वो नेचर क्या हो जाए, उसकी 0 हो जाए, ठीक है भाई। वो उस पर जो नेट फोर्स है, जो चार्ज q है, इस पर नेट फोर्स क्या है, 0 है, ठीक। ये कब होगा बेटा मेरे बच्चों, ये बताओ, ठीक है। ये कैसे होगा, देखो ध्यान से, तुम्हारे को ये दिख रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड। बहुत आसान है ये क्वेश्चन से, सर कैसे, देखो ये +4q चार्ज है, इस पर तुम्हें दिखाना है नेट फोर्स 0, तो बताओ ये +q है, ये +q है, तो ये रिपेल करेगा, इधर लाएगा फोर्स। सर कितना फोर्स होगा, k q1 q2 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है बताओ, x/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x/2 का पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक। अब देखो ये अगर चार्ज की नेचर पॉजिटिव रहेगी तभी तो इस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, इसका बोलो, इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन तभी लगेगा। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना हुआ, k q1 q2 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये दूरी भी x/2 ही होगी सर, तो ये भी हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में है, तभी तो इस पर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स ऑन q पे कितना होगा, 0 होगा। बताओ बेटा समझ में आया नहीं है, बोलो भाई, नेट फोर्स ऑन q पर 0 कब होगा, ये तभी होगा ना, ठीक है, क्योंकि जो q चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में है। q चार्ज क्या है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0 है ऑन चार्ज q पर, क्या है, नेट फोर्स 0 है। तो भैया एक तो बताओ, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैंने बताया था तुम्हें, जब भी कभी कोई मैग्नीट्यूड पूछता है, जब भी कभी तुमसे मैग्नीट्यूड पूछता है, क्वेश्चन में कह रहा है ना, इसका बताओ कि मैग्नीट्यूड क्या होगा और चार्ज की नेचर क्या होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जो मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मतलब आपको करना क्या है, इसका मतलब सर ये करना है कि q का मैग्नीट्यूड बताना है, q का क्या करना है, मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है, ठीक। तो q को आपको रिलेशन बनाना है इन टर्म्स ऑफ q में, q का रिलेशन बनाना है इन टर्म्स ऑफ q में, सही है, क्लियर। तो देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे, कैसे हम रिलेशन बनाएंगे, देखो नेट फोर्स ऑन q पे 0 करना है, ठीक। इन दोनों फोर्स को, इसको और इसको इक्वेट कर दो, तो k 4q इंटू q अपॉन x² 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन x² 4। ये कैंसिल आउट कट गया, k से देखो k कट गया, वो स्मॉल q से ये स्मॉल q कट गया, तो ये 4 स्मॉल q इक्वल टू हो गया कैपिटल Q, सही है, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल Q इक्वल टू हो गया 4q, कितना हो गया ये 4q, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन सिंपल था, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे कह रहा भी रहा था कि नेट फोर्स जो होगा एक्सपीरियंस बाय द चार्ज q इज 0, इस पर नेट फोर्स एक्सपीरियंस 0 जब होगा, तब ये चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर इसको अगर आप नेगेटिव ले लेते ना, तो देखो इसने इस पर तो रिपेल किया ही, और ये अट्रैक्ट करता, तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम हो जाती, तो q पे नेट फोर्स 0 नहीं होता, क्या नहीं होता, q पे नेट फोर्स 0 नहीं होता, इसलिए, ठीक है बेटा। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। देखो
क्यों कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17 बढ़िया क्वेश्चन, अभी आपको पता चलेगा। देखिए कह रहा है दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं हैविंग चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, देखिए दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, अगर मान लो एक प्लस Q1 मानोगे तो एक को माइनस Q2 मानना पड़ेगा, तभी तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ विद ए फोर्स ऑफ इतने न्यूटन। ये दोनों पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रखा है मेरे भाई, कितना 0.108 न्यूटन। सही है, और ये दोनों एक दूसरे से है कितनी दूरी पर मेरे भाई, ये है 0.5 मीटर की दूरी पर है। सही है, क्लियर है, ठीक ठीक। अब कह रहा है स्फीयर्स को कनेक्ट किया गया पहले वायर के थ्रू। पहले ये बताओ इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मान लिया दूरी ये किसके बराबर है, R के बराबर है। ठीक है, ये दूरी कितनी बना ली है हमने, R मान लिया। ठीक है, क्या हो गया ये फोर्स, F बराबर हो गया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि ये जो दोनों स्फीयर्स थे ना, देखो ये दोनों जो स्फीयर्स थे, ये वाला स्फीयर और देखो ये वाला स्फीयर्स, एक पे चार्ज क्या था प्लस Q1 और एक पे चार्ज क्या था माइनस Q2। ठीक है, अब यही दोनों जो स्फीयर्स थे A और B मान लो स्फीयर्स थे। ठीक है, दो स्फीयर्स थे A और B, आइडेंटिकल साइज स्फीयर्स थे, आइडेंटिकल मतलब सेम स्फीयर थे, सेम साइज के स्फीयर्स थे। अब ये कह रहा है द स्फीयर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर। अब ये बताओ ये दोनों वायर्स ये जो थे A और B, ये बेटा ये लाइन जॉइनिंग है। ये क्या है, ये लाइन जॉइनिंग है जो कि इनके स्फीयर को सेंटर को जोड़ दिया है। इस पर हमने फोर्स दिखाए हैं, ये कोई वायर नहीं है, ये ध्यान रखना, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो मैंने जोड़ दी है। लेकिन अब जो जोड़ रहा हूँ मैं इनको एक वायर से जोड़ रहा हूँ, वायर से जोड़ रहा हूँ। वायर तो एक मेटल का होता है ना, तो टच करा रहा हूँ इनको, दोनों को टच किया है। जब दोनों को टच कराऊंगा वायर से तो इसमें चार्ज जो होगा, याद रखना हमेशा एवरेज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये Q2 था माइनस Q2, तो एवरेज चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q1 माइनस Q2/2। और देखो एवरेज चार्ज यहाँ पे भी कितना आएगा, Q1 माइनस Q2/2 आ जाएगा। बोलो, वायर से जब टच किया, ठीक है ठीक है, ड्यूरिंग टचिंग जब आपने टच किया तो टच करने के दौरान क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बताओ समझ में आया नहीं है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है ड्यूरिंग टचिंग, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, एवरेज चार्ज। क्या होता है बेटा, एवरेज चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बच्चा एवरेज चार्ज कितना होगा, Q1 माइनस Q2/2, और यहाँ भी Q1 माइनस Q2/2 होगा। अब ये कह रहा है एवरेज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, ठीक है, उन दोनों पर लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है, 0.036 न्यूटन है। ठीक है, कितना है, 0.036 न्यूटन। तो अब मुझे बताओ ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर था। ठीक है, अब देखो फिर वही लाइन जॉइनिंग कर रहा हूँ, ये लाइन जॉइनिंग है। इस पर चार्ज कितना है, Q1 माइनस Q2/2, और देखो इस पर चार्ज क्या है, Q1 माइनस Q2/2। सही है, इनके बीच की दूरी अभी भी R है, लेकिन जाहिर सी बात है इन पर लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स कितना होगा, 0.036 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इन पर। कितना लग रहा है, 0.036 न्यूटन का। तो बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा सर K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है, R स्क्वायर है। सही है, ये हो गया। ठीक, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जो फोर्स यहाँ लग रहा था वो लग रहा था 0.180 न्यूटन का। कितना लग रहा था भाई, 0.108 न्यूटन का। सही बात है या नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। दूसरा K की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 9 × 10⁹ थी, इंटू Q1 Q2 अपॉन R की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 0.5 × 0.5। सही, बिल्कुल सर। ठीक, तो अब बात देखो बेटा, मैं जब इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू निकल के आएगी। देखो कैसे आएगी, यहाँ का 3 जीरो यहाँ पे लग गए, यहाँ का एक पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे तो 1 जीरो लग गया, इसका पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो यहाँ पे लग गया। सही है बेटा,
यहाँ पे 1 सेकेंड, इंटू 10 कर देता हूँ। ठीक है सर। 5 से ये काट दो, 5 दूनी 10, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 9 से ये काट दो, देखो 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है, इतना कट गया। तो तुम्हारा Q1 और Q2 की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा बेटा 3 इंटू 10 की पावर, देखो 3 0 ये है और ये 9 है, तो कितना हुआ 12, तो 10 की -12 आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे आएगा ना। तो ये वाला आपको चीज़ को याद रखना है कि यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, इतनी आई थी, ठीक है। अब देखो, अब इनके बीच की दूरी अभी भी R की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी है 0.5 मीटर दे रखी है, सही है। तो अब देखो फॉर्मूला लगाओ, फोर्स जो लग रहा है वो अब कितना लग रहा है 0.036, 0.036, के की वैल्यू लगाओ 9 इंटू 10 की 9, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर कर दो इसको, अपॉन 4, R की वैल्यू लगा लो कितनी है 0.5 इंटू 0.5, सही है। तो देखो यहाँ से पॉइंट हटा दो, 3 0 लग गई, यहाँ पॉइंट हटा दो, यहाँ 10 लग गया, यहाँ पॉइंट हटाओ, यहाँ 10 लग गया, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये 5 से काट दो, 5 दूनी 10, ये 5 से काट दो, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 से काट दो, 4 नाम 36, और देखो ये 9 से 9 ये कटेगा, ठीक है बेटा। तो ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ये देखो 4 इंटू 10 की पावर -12 आ गया, ठीक है, ठीक। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और -12 का स्क्वायर रूट होगा 6, इतना आ गया, ठीक है। Q1 माइनस Q2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 10⁻6 आ गई। ये इक्वेशन कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास 2 चीज़ें मिल गई अब हमें, ठीक है, एक तो Q1 माइनस Q2 की वैल्यू मिल गई जो ये थी, और एक Q1 Q2 की वैल्यू मिल गई वो जो ये थी, ठीक है। अब देखो ध्यान से लिखो, Q1 Q2 की वैल्यू और लिख लेते हैं यहीं पे, जो हमने निकाली है, कितनी निकाली थी Q1 Q2 की वैल्यू मेरे भाई 3 इंटू 10⁻12 निकाली थी, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है सर। तो देखो एक बार बताओ, मैंने बताया था Q1 प्लस Q2, याद रखना, एक और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। Q1 प्लस Q2 को होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4Q1 Q2, क्या लिख सकता हूँ 4Q1 Q2 लिख सकता हूँ, सही। तो देखो बेटा Q1 माइनस Q2 कितना है, Q1 माइनस Q2 है 2 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू Q1 Q2 कितनी है 3 इंटू 10 की पावर -12 है नहीं, बिल्कुल। तो देखो ये कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 इंटू 10⁻12 प्लस 12 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16 इंटू 10⁻12 हो गया, ठीक है। ये हो गया Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 4 इंटू 10⁻6, बोलो आ जाएगी ना। अब आप देखो ये वाली इक्वेशन मान लो, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, अब देखो ये इक्वेशन 2 है। मैंने Q1 प्लस Q2 की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि देखो होगा क्या, ये आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 इक्वेशन है, एक Q1 माइनस Q2 बराबर इतना है Q1 प्लस Q2। अब दोनों इक्वेशन से Q1 Q2 की वैल्यू आराम से निकल सकती है, ठीक है। देखो ध्यान से, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 2 इंटू 10⁻6। भैया Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है, वो है 4 इंटू 10⁻6। अब आप देख सकते हैं यहाँ से Q2 से ये कट गया, तो 2Q1 बराबर कितना आएगा 6 इंटू 10⁻6, तो ये Q1 की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 10⁻6 गुलाम आएगी, ये Q1 की वैल्यू आएगी, किसकी आएगी ये Q1 की वैल्यू, ठीक है। जब Q1 की वैल्यू आएगी तो Q2 की वैल्यू मिल ली जाएगी, ये पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी होगी 4 इंटू 10⁻6, Q1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻6 प्लस Q2 बराबर होगा 4 इंटू 10⁻6। तो मेरे भाई Q2 की वैल्यू कितनी आएगी,
ये आ जाएगी 1 इंटू 10⁻6 कूलम आ जाएगी। ये Q1 की Q2 की वैल्यू आ जाएगी। सही है, तो ये Q1 की वैल्यू हो गई और जो ये है Q2 की वैल्यू हो गई। क्लियर है, तो हमने क्या करा, Q1 और Q2 की वैल्यू क्या कर दी हमने, फाइंड आउट कर दी। ठीक है, यही चीज़ पूछ रहा था ये कि बताइए इनिशियल चार्ज स्फीयर्स पे कितना था। तो जो इनिशियल चार्ज लेके चले थे वो कितना लेके चले थे, Q1 और Q2 लेके चले थे। क्या चले थे, Q1 और Q2। यहाँ सर माइनस क्यों लिया, अरे भाई माइनस इसलिए लिया क्योंकि अट्रैक्टिव कह रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है। सही है, अब दो चार्जेस हैं तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन की रेट होगा, क्योंकि Q1 माइनस Q2 किया है और Q1 माइनस Q2 किया है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बेटा, बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये क्या किया मैंने, सर ये मैंने इसलिए किया, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो उसको लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसको सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा, क्योंकि देखो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2 प्लस 4Q1 Q2, और प्लस 4Q1 Q2 में से माइनस 2Q1 Q2 घटाओगे तो प्लस 2Q1 Q2 आएगा। ठीक है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। बताओ समझ में आया, चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं जस्ट। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। दो इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स हैं ए एंड बी, हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। ठीक है, दो इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स हैं ए एंड बी, चार्ज कॉपर स्फीयर हैं। ये कॉपर स्फीयर कौन से, ए और बी। ठीक है, ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर सेपरेट हैं, ये हैं 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। सही है, कह रहा है व्हाट इज़ द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ़ द चार्ज ऑन ईच, हर एक पर चार्ज कितना है, सेम है। और कितना चार्ज दे रखा है, ये चार्ज दे रखा है 6.5 इंटू 10⁻⁶ कूलम, और ये चार्ज कितना दे रखा है, 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम दे रखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो एक ये कह रहा है कि इस फोर्स की कंपेयर करनी है ग्रेविटेशनल फोर्स से, अगर उनका मास कितना दे रखा है, दोनों स्फीयर का 0.5 kg दे रखा है। पहली बात तो ये देखो, आप दोनों पे जो चार्ज है सेम चार्जेस है, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, यहाँ फोर्स और रिपल्शन क्रिएट होगा। इस फोर्स और रिपल्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी Q1 Q2, दोनों सेम चार्जेस हैं, KQ² हो जाएगी, अपॉन इनके बीच की दूरी होगी d², जो क्वेश्चन में गिवन है। K की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁹ होगी। ये कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, 6.5 इंटू 10⁻⁷। Q2 की वैल्यू कितनी है, 6.5 इंटू 10⁻⁷, अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम किस में, मीटर में बदल सकते हैं, तो 50 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। सही है बेटा, अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लगा देंगे। अब 5 से काटेंगे इसे, 10 बार कट जाएगा। इसे 5 से काट दिए, ये हो जाए 5 3 15, ऐसे ये काट देंगे 10 बार, और ये बच गया 13 बार। ठीक है बेटा, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब देखो 9 इंटू 13 चीज़ा 169 इंटू 10 की पावर ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर ये हो गया 7, और 7 कितना हुआ 14, तो -14 अपॉन, यहाँ पर देखो ये 2 है पावर, ये 2 पावर से ये कट गई 2 पावर, फिर हो गया 10⁻²। ठीक है भाई, तो देखो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, ये सॉल्व कर लीजिए। 9 9 जा 81, 54 और 8, और तो ये जो है आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है, देखते हैं। 169 का है, 9 में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये 8, 54 54 62 2 6 9 1 9 और 6 15, तो कितना आ गया भाई, ये 1521 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 11, 14 में से 11 गए 5 14 -3 आएगा। कितना आएगा, -3। तो देखो यहाँ पे अगर 1.521 लिखूँगा तो 3 के बाद मैंने डेसिमल लगाया, तो 3 पावर ऐड हो गई, तो 3 पावर ऐड हो गई, तो 10⁻³ हो गया, ये 10⁻³ हो गया, इससे कैंसिल आउट कर दो, तो 1.521 हमारे पास कितना आ गया, फोर्स इतने न्यूटन आ गया।
ठीक है बेटा, कितना फोर्स आ गया हमारे पास, 1.521 न्यूटन का क्या आ गया, फोर्स आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ये? बताइए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज़ और देखो बेटा, ये जीरो और थी, ये जीरो और ये जीरो और थी ना, तो ये जीरो थी तो 2 जीरो और थी, तो इससे तो ये वैसे ही कट गया। अब ऊपर देखो, एक सेकंड, फिर तो इसमें हल्का सा आप देख सकते हो, एक सेकंड, ये तो 150 में आ गया, ये कितना आया, 14 में से 9 जाएगा तो भाई ये जीरो भी तो थी, ये जीरो और ये जीरो भी तो थी, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई किया, और 14 में से 9 गया, ये 5 बचे। ठीक है, अब इसमें से 3 जीरो, 3 नंबर के बाद अगर डेसिमल यहाँ पर लगाओगे तो 3 जीरो ऐड हो जाएंगी, इंटू 10 का स्थाई, तो ये हो जाएगा 1.521 इंटू 10 के बाद -2 न्यूटन आएगा। कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इतना आएगा। सही है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स आया। ठीक है, चलिए ठीक है, अब बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा जब दो मासेस दे रखे हों, ठीक है, देखो यहाँ पे इसकी कंपैरिजन करानी है, इसकी कौन सा फोर्स ज़्यादा बड़ा होगा। तो देखो इसका मास भी दे रखा है 0.5 kg और दूसरे का भी मास दे रखा है 0.5 kg। ठीक है, उनका बीच का सेपरेशन अभी भी कितना लिया है इन्होंने, 50 सेंटीमीटर। तो भाई आपको पता है इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो बताओ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा, G m1 m2 अपॉन के r स्क्वायर। तो बेटा F बराबर 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू m1 कितना है 0.5 इंटू m2 कितना है 0.5, r वही होगी 50 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 50 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है बेटा, चलो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, इसको 10 लगा देंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 10 लगा देंगे। ठीक है, 5 से ये देखिए 5 कट गया, ये कितना हो गया 10 बार कट गया, इस 5 से ये कट गया 10 बार कट गया। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से तो ये उड़ गई, 2 जीरो से ये उड़ गई। ठीक है, तो F की वैल्यू कितनी आ रही है 6.67। ठीक है बेटा, कितनी आ रही है फोर्स की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन आ रही है। तो अब आप मुझे बता दो इनमें से ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये वाला कौन सा फोर्स था बेटा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये कौन सा था इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सा बड़ा होगा इसमें। सर आप कहोगे इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा बड़ा है, किससे, ग्रेविटेशन है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, ये समझ में आ गया, दोनों की कंपैरिजन करके हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत बहुत ज़्यादा होता है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। यहाँ पावर -2 है, यहाँ पावर -11 है, समझ में है, जब भी पावर माइनस में ज़्यादा होंगी तो वो फोर्स कम होगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है पार्ट सेकंड, देखो बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन अगर चार्ज को डबल कर दिया है। देखो पहले चार्ज क्या था, यहाँ पे देखो पहले चार्ज था Q, अब इनको इन्होंने डबल कर दिया है। देखो ध्यान से, दोनों स्फीयर्स पे हैं कि चार्ज को तो इन्होंने कर दिया डबल, 2Q और 2Q, और क्या कर दिया, और करने के बाद दोनों के बीच की दूरी को आधा कर दिया है, दोनों के बीच की दूरी को आधा कर दिया है। पहले दूरी कितनी थी मेरे भाई, जो है पहले क्वेश्चन में दूरी जो थी 50 सेंटीमीटर थी, तो इन्होंने अब डी मान के चले हो तो डी कर दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो दूरी कितनी कर दी, आधी कर दी। ठीक है, तो बताओ क्या फोर्स होगा। तो भैया फोर्स ऑफ रिपल्शन बताना है क्या होगा, नया फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो देखो नया फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा के की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 का 9, Q1 Q2 हो गया 4Q² अपॉन इनके बीच की दूरी को आधा कर दिया, तो D/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 16 इंटू 9 इंटू 10 का 9 इंटू Q² अपॉन कितना हो गया D² हो गया। बताओ यही तो हुआ, तो ये हो गया 16 इंटू ये वैल्यू कितनी आई 9 इंटू 10 का 9। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स था इनके बीच में जो हमने कैलकुलेट किया था वो कितना था, ये था, ये वाला फोर्स किसके बीच में था, देखो Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी थी D²। अगर हम देखें भाई ये Q² है और D है, Q² अपॉन D²,
तो ये फोर्स की वैल्यू आई थी, यही तो आई थी। तो देखो 16 इंटू, बार बार ज़रूरत नहीं करने की, ये निकाल चुके हो तुम, कितनी निकाल चुके हो 1.521 इंटू 10⁻², ये तो निकालो। इसमें बस क्या करना था, 16 से मल्टीप्लाई कर देना था। तो ज़्यादा 16 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.24 न्यूटन आएगा। कितना आएगा फॉर्मूला जो है इसकी कैलकुलेशन करके 0.24 न्यूटन आएगा। ठीक है, क्लियर। अब कह रहा है दोनों चार्ज को अगर हम पानी में डुबो देंगे, भाई ये वाला जो फोर्स निकाला है तुमने, ये वाला फोर्स ये निकाला एयर में, किस में निकाला है, एयर में, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला। अब तुम कह रहे हो नया फोर्स बताओ इन वाटर में नया फोर्स। तो तुम्हें मैंने एक फॉर्मूला लगाया था, F/F0 इक्वल टू होता है, ठीक है, या तुम्हें ये पता होगा कि F इक्वल टू होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ सीधे, F इक्वल टू होता है F0/K, ये बताया था। अब जो एयर में फोर्स था वो बच्चों कितना था तुम्हारा 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन था। और पानी में जब डुबो दिया तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है 80, कितना होता है 80। तो भैया इसका डिवाइड कर देना, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो पॉइंट से यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया, ठीक है, तो ये हो गया 15/8 इंटू 10⁻⁴, सही है। तो इसे सॉल्व कर लेना, 8 बन जाए 1.8 समथिंग आएगा, 1.875 समथिंग आएगा इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, ये फोर्स का फॉर्मूला आएगा, ये फोर्स आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। जब हम अगर मीडियम में किसी में डाल देते हैं तो जो एयर में फोर्स था उसके कंपैरिजन में जो पानी में जो फोर्स आया, जब दो चार्जेस को डिप कर दिया पानी में, तो वो कितना गुना घट गया, वो 80 गुना घट गया। कितना गुना घट गया, 80 गुना घट गया, ठीक है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इट, ठीक है बड़े। तो ये हमने दोनों ने समझ लिया 18 वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एबव क्वेश्चन, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें जो ए और बी था, ठीक है, उन पर दोनों पर चार्ज सेम था। भाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो चार्जेस थे, देखो कह रहा है दो जो है चार्जेस डिस्टेंस इतनी है, नया फोर्स ऑफ रिपल्शन बताना ना, ये दे रखा था, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। ये कह रहा है कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, तो दोनों जो चार्जेस हैं वो आइडेंटिकल साइज के हैं। स्फीयर्स जो हैं, दोनों स्फीयर ए और बी जो हैं वो हैव आइडेंटिकल साइजेस। आइडेंटिकल मतलब होता है सेम साइजेस, क्या होता है, सेम साइज। तो देखो ए पर जो चार्ज था वो क्यू था और बी पर भी चार्ज क्या था, क्यू था। कितना था बी पर चार्ज, क्यू था बेटा, है ना। और शुरुआत में बता रहा हूँ मैं, और उनके बीच की दूरी कितनी थी सर, उनके बीच की जो दूरी थी वो थी 50 सेंटीमीटर। कितनी थी दूरी, 50 सेंटीमीटर थी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं सर। तो इन पर लगने वाला जो फोर्स था वो था KQ²/R²। और ये जो फोर्स निकाला था हमने, ये फोर्स निकाला था, इसकी वैल्यू, इस फोर्स की वैल्यू जो निकाली थी, ये चार्जेस दे रखे थे, कोई बात नहीं, इस फोर्स की वैल्यू निकाल चुके हैं हम एयर में। कितनी निकाली थी, 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन निकाल रखी थी। क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, कितनी थी, 6.5 इंटू 10⁻⁷ थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी गुलाम, इस चार्ज की वैल्यू कितनी थी, 6.5 इंटू 10⁻⁷ गुलाम थी। अब क्या कह रहा है, ये ए वाले को सी वाले के साथ टच किया। भाई ए वाले को सी के साथ टच किया तो देखो क्या हुआ, जब ए वाले पे अगर हम सी वाले के संग टच करेंगे, देखो बेटा ध्यान से सुनो, ए वाला जो था और सी वाला जो था, ए वाले पे चार्ज क्या था, क्यू, और सी अनचार्जड है। कह रहा है ना क्वेश्चन में कि जो थर्ड स्फीयर है सेम साइज का वो अनचार्जड है। कैसा है, अनचार्जड। तो सी पे अनचार्ज होगा। जब इसको टच कराएंगे तो इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो एवरेज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पे। बोलो होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, ठीक है। ए और सी पे कौन सा चार्ज हो गया टच करने के बाद, बताओ, ए पर और सी पे चार्ज कितना आ गया, Q/2, और सी पे भी Q/2 आ गया। फिर ये कह रहा है कि उसको फिर बी से टच किया गया है,
देखो ना, कह रहा है पहले फर्स्ट के साथ कांटेक्ट में किया और फिर सेकंड के साथ कांटेक्ट में किया। सेकंड पे चार्ज क्या था, बी पे, क्यू था, फिर कांटेक्ट में लाए सी पे। अब सी पे चार्ज हो चुका है ऑलरेडी Q/2। जब मैं इस पर कांटेक्ट में लाऊंगा बी को सी के साथ, तो इसमें एवरेज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं होगा? बोलो होगा ना। तो बेटा ये कितना हो गया, 3Q/4, और ये कितना हो गया, 3Q/4 हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एवरेज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों पे। तो बी पर कितना चार्ज हुआ मेरे भाई सर, 3Q/4, और बच्चों सी पे कितना चार्ज हुआ हमारे पास, 3Q/4। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बी और सी पर। कितना समझ में आ गया है या नहीं? ठीक है। अब कह रहा है कि जब ऐसा हुआ, व्हाट इज़ द नया फोर्स और रिपल्शन कितना हुआ ए और बी के बीच में। अब ये बताओ, ए पर फाइनल चार्ज कितना रहा और बी पर फाइनल चार्ज कितना रहा, बताओ। ये वाला जो फोर्स था, ये तो तुम्हें पता है एयर में फोर्स था, इसकी वैल्यू थी KQ²/R², जिसकी वैल्यू थी 1.5 × 10⁻² न्यूटन। ये तो निकाल रखा था, ठीक है। अब ए पर फाइनल चार्ज कितना हुआ, ए पर चार्ज हुआ सर जो बचा Q/2, और बी पर जो फाइनल चार्ज बचता है वो कितना बचता है, 3Q/4। ये फाइनल चार्ज बचता है ए पर और बी पर, ठीक है, क्लियर। अब इनके बीच का अभी भी सेपरेशन कितना है मेरे भाई, अभी भी इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 50 सेंटीमीटर। कितना है इसके बीच का सेपरेशन, 50 सेंटीमीटर। कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो बताओ ध्यान से, नया फोर्स कितना होगा, F' और F' पूछ रहा है, सही है। कितनी दूरी है ये मान ली R है, ठीक है। तो नया फोर्स कितना होगा, F' बराबर होगा K, Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है, R², सही है। पहले मैंने लिख दिया F' बराबर हो गया ये 3/8 KQ² अपॉन R²। तो बच्चों देखो 3/8 KQ² अपॉन R² को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा था, यहाँ पर देखो KQ² अपॉन R² की वैल्यू कितनी है, 1.5 × 10⁻² है। तो बेटा वो कितना हो गया, 4.5 / 8 × 10⁻² न्यूटन हो गया। यही तो वैल्यू आई, बताओ बेटा, यही तो वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास, क्लियर है। ठीक, ये हमारे पास क्या निकल के आई, वैल्यू निकल के आई। सर कितनी वैल्यू निकल के आई भाई, तो आप बता सकते हो सर, ठीक है, कि हमने जो निकाला है ये डिवाइड मार दोगे तो लगभग इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर मैं देखो यहाँ पर ये पॉइंट है, इसका एक 0 यहाँ बढ़ा दो, तो देखो 45/8 हो गया, इंटू हो गया 10⁻³ तो ज़रा डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5.7 × 10⁻³ न्यूटन आएगा नया फोर्स, ठीक है बेटा, ये वैल्यू आएगी निकल के, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया बेटा। दो चार्जेस को कांटेक्ट करने के बाद उनका सेपरेशन अभी 50 सेंटीमीटर है, तो फिर हमने ये ऐसे निकाल दिया। वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला फोर्स ऑलरेडी हम कैलकुलेट करके आ चुके हैं हम, ऊपर हमने वैल्यू के यहाँ पे ही तो किया है, ये KQ² अपॉन ये D लिख दिया है, या R लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे R लिख दो यार, ठीक है, यहाँ R लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। R² लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर भी इसको R ही लिख दो आप, ठीक है, R ही लिख दो, ठीक है, R लिख दो, ठीक है बेटा, इसको R लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो ये हमने लोगों ने कर लिया, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, देखो टाइम पीरियड निकालना है ऑफ ऑक्सीलेशन का, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है फॉर ऑक्सीलेशन के लिए, याद रखना, टाइम पीरियड ऑफ एक्स ऑक्सीलेशन का लिखा है। टाइम पीरियड ऑफ एक्स ऑक्सीलेशन का कितना हुआ,
टी बराबर होगा 2π√m/k, ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड निकालने का। क्या होता है? टी बराबर 2π√m/k, ये फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड निकालने का। ठीक है, याद रखना है ये आपको डायरेक्टली। ठीक एक मिनट, देखिए इस क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें ये के निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? हमें ये के निकालना पड़ेगा। के क्या होता है सर? के जो होता है बेटा, के जो होता है हमारे पास, आपको पता होगा, ठीक है, एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? एक कांस्टेंट। आपने पढ़ा होगा स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है। ठीक है, क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है। आपने पढ़ा हुआ है F बराबर क्या होता है? -k/x। आपको पता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -x के। ये सिंपल हार्मोनिक की कंडीशन होती है। सिंपल हार्मोनिक की कंडीशन होती है कि जब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -x के, ठीक है, तब वो जो है SHM करेगा। क्या करेगा? मोशन कैसा होगा? SHM। कोई पार्टिकल है, अगर वो SHM करेगा तो उस समय फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -x के। -x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। सर कैसे SHM? जैसे एक स्प्रिंग का ब्लॉक है, देखो समझाता हूँ, उसका मास है, ठीक है, स्प्रिंग का कांस्टेंट के है। ठीक, तुमने लगाया अप्लाइड फोर्स P, ठीक है, स्प्रिंग यहाँ से खींची, तो स्प्रिंग यहाँ से खींचेगी भाई, तो देखो यहाँ से ये आ जाएगा, ये अप्लाइड फोर्स है P, और स्प्रिंग फोर्स लगेगा कितना? -k/x लगेगा। क्योंकि देखो आप अप्लाइड फोर्स इधर लग रहे हो, फोर्स अप्लाई इधर कर रहे हो भाई, स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है इधर लग रहा है। एक बताओ, स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका किधर हो रहा है? x हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट साइड में और स्प्रिंग फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में, तो स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया -x के? हो गया सर। तो -x हो गया, तो इसको हटाओगे तो -k/x ही तो लगेगा। बताओ, यही तो लगेगा -k/x। बोलो। तो जब हमें पता है कि जब मैं इस फोर्स को हटा के छोड़ दूंगा तो ये इस मीन पोजीशन के अबाउट, इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा? ऑक्सीलेट करेगा। क्या करेगा? इस मीन पोजीशन के अबाउट ऑक्सीलेट करेगा। तो उसका जो टाइम पीरियड निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टी बराबर 2π/m/k, ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो कुछ मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए होगा -k/x वाला, -k/x वाला। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं। कुछ कंसेप्ट पे निकल के आए हम। तो ये कह रहा है एक थिन रिंग है, एक रिंग है, ऐसे बना लो रिंग, ये रिंग दे रखी है, ये रिंग है, ठीक। इस रिंग की रेडियस दे रखी है ए। कितनी दे रखी है रिंग की रेडियस? ए दे रखी है, ठीक है। और इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी रिंग पे। पूरी रिंग पे कितना है? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, हैविंग ए नेगेटिव चार्ज q इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, हैविंग ए नेगेटिव चार्ज -q रख रहा है, इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस x, ये x डिस्टेंस पर रखी है। ठीक है, इस पर क्या रखा है? यहाँ पर x डिस्टेंस पर एक नेगेटिव चार्ज रखा है -q। क्या रखा है? एक नेगेटिव चार्ज रखा है -q। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग से। ठीक है, शो दैट द मोशन ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज अप्रॉक्सीमेटली SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये तो दिखाना है तुम्हें। ठीक है, ये कैसे दिखाओगे? देखो ध्यान से सुनो। ये जब दिखा पाओगे जब तुम्हारा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -x के। ऐसा कुछ सिनेरियो बनना चाहिए, तब तुम ये कह सकते हो कि इसका जो मोशन होगा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का, ये अप्रॉक्सीमेटली में SHM करेगा। ठीक है, और उसका टाइम पीरियड तब निकाल पाओगे। तो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ लगाने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट काट लाएंगे, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ जब भी लग सकता है जब हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट हो? पॉइंट ऑब्जेक्ट। भाई ये चार्ज क्या था? ये चार्ज था Q। अब ये बताओ, ये जो चार्ज माना है तुमने, ये कितना चार्ज माना है? स्मॉल एलिमेंट माना है। ठीक है, एक स्मॉल सेगमेंट काटा है। ठीक है, इस पर चार्ज कितना बिखेरेगा? स्मॉल सेगमेंट पे स्मॉल चार्ज, और वो स्मॉल चार्ज कितना हुआ? मान लिया dq होगा। कितना हुआ? dq। ये dq वाला चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा, इस पर जो r दूरी पर है,
इस पर जो फोर्स लगाएगा वो कौन सा फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा लगाएगा मेरे भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। ठीक है, अब ये बताओ, ये मान लिया ये एंगल थीटा है, कितना एंगल मान लिया, थीटा है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट जो होगा एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, अब आपको पता है ये वाला जो फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, तो ये फोर्स फॉर्मूला क्या होगा, के, ये स्मॉल फोर्स होगा भाई, स्मॉल फोर्स होगा ना, स्मॉल सेगमेंट की वजह से लगने वाला फोर्स भी तो स्मॉल होगा, तो यहाँ डी लगा दो सब पे, ये डी लगा। ये स्मॉल फोर्स जो होगा ये होगा के Q1, Q1 कितना है डी क्यू, Q2 कितना है, Q2 कितना है Q, इनके बीच की दूरी कितनी है, ये है आर स्क्वायर, कितनी है आर स्क्वायर है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये हो गया। बताओ ये वाला फोर्स जो होगा, ये वाला जो फोर्स लगेगा, तो ये वाला जो फोर्स लगेगा ये कैसा लगेगा, फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो आप अगर यहाँ पर माइनस जो लगाएंगे वो किसकी वजह से लगाएंगे, एट्रैक्टिव फोर्स की वजह से लगाएंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसलिए लिखने की अभी आवश्यकता नहीं है। बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नहीं सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस फोर्स के मेरे पास दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट हो गया डी ऑफ कॉस थीटा, एक हो गया डी एफ साइन थीटा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये वाला कंपोनेंट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके लिए कैसे पता करेगा, तो देखो ध्यान से, इस पे इसके अपोजिट एक और एलिमेंट मान लो डी क्यू, मैं एक बात कह रहा हूँ, और उसकी वजह से इस पर फिर से वो निकालो, आर दूरी पर ले लो, ये एंगल भी थीटा ले लो। अगर यहाँ पर थीटा लोगे तो ये देखो ये डी क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होने वाला है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर डायरेक्शन में होगा लेकिन एक होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, डी एफ साइन थीटा। तो ये बताओ ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नहीं कर देंगे, कर देंगे ना। तो केवल और केवल यही वाला फोर्स तो रहेगा इन दोनों डायरेक्शन में, तो कितना होगा 2df cos थीटा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा, बोलो बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, ये हो जाएगा, लेकिन 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 तुम्हारे को ये है कि हम सिंगल एलिमेंट की वजह से ही कर लेते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, आप चाहो तो दोनों एलिमेंट ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है दोनों एलिमेंट लेने की। ठीक है बेटा, तो नहीं तो इंटीग्रेशन में क्या करोगे, जीरो से भाई Q/2 चार्ज लोगे, पूरा नहीं लोगे। यहाँ पे तो जो चार्ज लोगे इंटीग्रेशन जब करेंगे तो पूरा लेंगे जीरो से Q। और अगर तुमने दोनों एलिमेंट कंसीडर कर लिए एक साथ, क्योंकि यहाँ पर तुम देख रहे हो भाई, देख रहे हो ना कि ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है डी एफ साइन थीटा और डी एफ साइन थीटा यही कैंसिल आउट होंगे। सर ढंग से समझ में नहीं आ रहा। अच्छा देखो एक्चुअली एक बार बताओ, जो ये डी एफ कॉस थीटा है, ये वाला डी एफ कॉस थीटा, ये वाला, इसको ज़रा थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ये ऊपर लगा था, ये डी एफ कॉस थीटा इधर ये लगा था, यहीं पर लगा था डी एफ कॉस थीटा। इसके ये वाला जो डी एफ है इसके दो कंपोनेंट थे, डी एफ कॉस थीटा, डी एफ साइन थीटा। ये बताओ इस एलिमेंट की वजह से भी तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसको ऐसा करता हूँ थोड़ा से, ये दूसरे पेंसिल यूज़ करता हूँ, ब्लू से ले लेता हूँ। ठीक है, ये बताओ ये, ठीक है, ये भी तो डी एफ से अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा सर। इसके भी तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा और देखो एक कंपोनेंट हो जाएगा। ये वाला कंपोनेंट जो होगा डी एफ साइन थीटा, ये डी एफ साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। केवल और केवल ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है इधर वाला, ये वाला कंपोनेंट भी डी एफ साइन डी एफ कॉस थीटा होगा। तो देखो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स देखो, नेट फोर्स अगर हम देखें तो ये बताओ नेट फोर्स कितना हो, डी एफ डैश कितना हो जाएगा, 2df cos थीटा हो जाएगा। वो भी माइनस लग जाएगा, क्यों लग जाएगा माइनस, क्योंकि इसकी डायरेक्शन की तरह नेट फोर्स की डायरेक्शन इसकी और देखो इसकी, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है सर। अब देखो नया डी एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू ये जो फोर्स था डी एफ, इसकी वैल्यू कितनी थी, ये थी के डी क्यू इंटू क्यू अपॉन के आर स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ से लगा दो, देखो कॉस थीटा इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है एक्स, हाइपोटेन्यूज कितनी है आर है। तो देखो ये हो गया -2 के
ठीक है, इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल एक्स अपॉन आर क्यू। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास डी एफ डैश। टोटल फोर्स निकालना है इस पूरे रिंग की वजह से, तो ये बताओ टोटल फोर्स निकालने हैं अगर हम तो उसके लिए इंटीग्रेशन कर दूंगा डी एफ डैश इक्वल टू, ये कांस्टेंट है देखो 2k/q अपॉन आर क्यू, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे डी क्यू रह गया सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन डी क्यू। ठीक है, अब बताओ जो टोटल फोर्स निकालना है, ये तो वैल्यू हो गई एफ डैश बराबर हो गया -2k/q अपॉन आर की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे, देखो यहाँ होगा अगर हम निकालें पाइथागोरस थ्योरम से, ये ए है ये एक्स है और ये आर है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर बराबर आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी 1/2, कितना आ जाएगा 1/2, तो यहाँ पे लिख दोगे आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 को मतलब हो गया 3/2 इंटू ये डी क्यू, यहाँ पर लिमिट के लगाओगे, देखो आप ये जो चार्ज माना था तुमने डी क्यू जो चार्ज माना था, ठीक है, जब यहाँ से चले और यहाँ से चल के यहाँ घूम के आए, ठीक है, ये चार्ज डी क्यू जब यहाँ से यहाँ चल के आया होगा तो उतने में ये डी क्यू यहाँ चल गएगा घूम के आया होगा, जब ये वाला डी क्यू यहाँ घूम के आएगा तो उतने में डी क्यू ये घूम के यहाँ आएगा, तो मतलब जब ये चक्कर यहाँ लाएगा तो ये पूरा घूम जाएगा। तो देखो आधा ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ एक तरीके से देखा जाए तो 0 से q/2। अगर तुम खाली एक एलिमेंट लेते केवल और केवल एक एलिमेंट लेते, तुमने तो एकदम रैंडमली एक की पे क्या ले लिए, एक ही सर्कमफ्रेंस पे 2 एलिमेंट ले लिए तो कितना चार्ज लोगे 0 से q/2, कितना हो गया डी क्यू हो गया, क्लियर। तो नया एफ डैश कितना आएगा देखो -2k/q अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू इसका इंटीग्रेशन करोगे तो q लिमिट लगा दोगे 0 से q/2 तो नया फोर्स कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो -2 इंटू के इंटू क्यू अपॉन के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू ये हो जाएगा q/2 -0। ठीक है, तो नया फोर्स कितना आएगा -2k/q अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू हो जाएगा q/2, इस 2 से 2 कट गया तो माइनस के k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 हो गया। ठीक है, अगर तुम देखो क्वेश्चन में गिवन है कि x की वैल्यू जो है बहुत छोटी है a से, तो उसका मतलब क्या है, देन a कैन बी नेगलेक्टेड, तो a को नेगलेक्ट करोगे तो नया फोर्स कितना हो जाएगा एफ डैश इक्वल टू -k/q स्मॉल q अपॉन a को नेगलेक्ट कर दो तो एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 कट गया तो ये हो गया -k/q स्मॉल q अपॉन क्या हो गया x/3। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है यहाँ तक, बोलो बेटा क्लियर है यहाँ तक तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर जो तुम देख रहे हो, ठीक है, ये हो गया x/3। अच्छा एक मिनट, ऊपर जो था हमारे पास यहाँ पर ये था देखो -2k/q, ऊपर रह गया था x, यहाँ रह गया था x। ठीक है, क्या रह गया था यहाँ पे x रह गया था, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बेटा, देखो x रह गया, क्या रह गया था ये x। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे हमने बताइए यहाँ तक कोई बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, ये हो गया था हमारे पास, एक सेकंड, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू सही है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक, यहाँ पर हमने देखा था क्वेश्चन में गिवन है एक्स इज वेरी ग्रेटर देन है। अच्छा, यहाँ x इज़ वेरी लेस देन है तो x कैन भी नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच्चे क्या था, इधर देखो
यहाँ पर x को नेगलेक्ट करेंगे, किसको, x को, तो ये हो गया a² की होल पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, तो बच्चों ये कितना आ गया, AQ आ गया। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पर f डैश बराबर देखो माइनस KQ स्मॉल q अपॉन AQ, k की वैल्यू लगा दो, k की यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितनी रख दो k की वैल्यू, 1/4πε0 q इंटू स्मॉल q अपॉन AQ, ठीक है, इंटू x। तो ये बताओ f डैश बराबर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो इसको कह रहा हूँ, इसको देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ, k इंटू एक्स लिख सकता हूँ पूरे को, देखो क्यों, k बराबर क्या हो गया, 1/4πε0 q स्मॉल q अपॉन AQ। ठीक है, ये तो हुआ क्लियर, ये k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई है। और ये बताओ f, यहाँ पे f डैश जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है -x, तो ये जो ऑक्सीलेट करेगा कैसे करेगा, ये क्या करेगा, SHM करेगा, क्या करेगा, ये SHM करेगा, क्या करेगा, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, क्योंकि जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा विल बिकम लीनियर होगा, तो इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, इस मोशन जी SHM टाइम पीरियड के साथ। ठीक, तो मैंने तुम्हें बताया था, तो टाइम पीरियड निकालना है जब SHM करेगा, पहले तो ये प्रूव करना था, t बराबर 2π√m/k होता है। यहाँ पर k की वैल्यू जो लगाई है आपने, ये निकाली है, k की वैल्यू कितनी थी, 1/4πε0 q स्मॉल q अपॉन के AQ, सही है। तो टाइम पीरियड कितना आ गया भाई, 2π√, ये 4πε0 m इंटू AQ अपॉन के Q इंटू कैपिटल Q, ये निकालना है। ठीक है, ये हमने निकाल दिया, ये हमने टाइम पीरियड निकाल दिया। क्लियर है, क्लियर। अगर 2π को चाहो तो अंदर लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 2π को अगर आप चाहो तो अंदर लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इसका आंसर था, क्या था ये, इसका आंसर क्या है, ये इसका आंसर। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा, ये क्वेश्चंस बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।